अपन ने निकाला तो यानी 99,009.90 डॉलर मेरे को डीलर से बाय करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कितने रुपए चाहिए, तो वो देख लो, उतने रुपए आप बोरो कर लोगे। तो यानी आपको डॉलर बाय करने हैं। डॉलर की बाइंग रेट देखो स्पॉट पर क्या है, डॉलर आप बाय करोगे, मैं कस्टमर हूं, मैं बाय करूंगा तो महंगे से महंगी रेट यानी 70.50। तो 99,009.90 डॉलर को इससे कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो आपको रुपये का अमाउंट मिल जाएगा। इतना अमाउंट मैं रुपये का बोरो कर लूंगा, तो इतना अमाउंट बोरो करने के बाद डीलर को कन्वर्ट करा लूंगा, डॉलर में इतने रुपए दे दूंगा, डॉलर बाय कर लूंगा और फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 फाइनल स्टेप। बस अब मैच्योरिटी पे आपको क्या करना है, जो पैसा मिलेगा वहां से वो तो एज इट इज पे कर दोगे, तो फालतू स्टेप है, उसको कैलकुलेट ही नहीं करना। हमें अब क्या करना है, जो जीरो टाइम पे रुपये में बोरोइंग करी थी उसे विद इंटरेस्ट रीपे करना है। विद इंटरेस्ट रीपे करना है, तो बस वो अमाउंट आप पता कर लीजिए कितना होगा, और ये एक्चुअल आउटफ्लो होगा आपका। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ होम करेंसी बोरिंग टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी डेट। तो प्रिंसिपल जो आपने स्टेप नंबर 3 में निकाला प्लस इंटरेस्ट जो आपको रीपे करना है, रुपये का इंटरेस्ट देख लीजिए 10 और 12%। मैंने बोरोइंग ली थी, जब मैं लोन लेता हूं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो 12% वाला 12% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दीजिए, एक्चुअल आउटफ्लो मिल जाएगा। 4 स्टेप्स में आंसर आ चुका है, बहुत ईजी होता है। चलिए आगे। अब मनी मार्केट का प्रोसेस फॉर इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी असेट। ये तो मैंने बताया फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी हो तो क्या करना है। अब देखो, अगर मेरी फॉरेन करेंसी में असेट है, यानी 3 महीने बाद मुझे डॉलर 1 लाख मिलने वाले हैं, तो मैं क्या करूं, वहां पे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट कर दूँ। असेट हो तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दूँ। ये कब होगा, जब मैं एक्सपोर्टर होऊंगा और मुझे कोई पैसा मिलने वाला होगा। एक्सपोर्टर होगा तभी तो मुझे पैसा मिलने वाला होगा, तो एक्सपोर्टर के केस में होता है। फॉरेन करेंसी में असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रोसेस होगा, देखो वहां पे मेरी असेट है तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो एक काम करता हूँ, जीरो टाइम पे वहां से कुछ बोरो कर लेता हूँ, वहां से बोरो कर लेता हूँ वहां के मनी मार्केट से। अमेरिका में डॉलर में मेरी लाइबिलिटी है, डॉलर में मेरी असेट है, तो डॉलर में कुछ बोरो कर लेता हूँ। डॉलर में कुछ बोरो कर लेता हूँ, जीरो टाइम पे उसको रुपये में कन्वर्ट करा लेता हूँ, क्योंकि डॉलर मेरे काम के नहीं है, डीलर से रुपये में कन्वर्ट कराया। और ये रुपये की अपनी तिजोरी में रख लूँ, नहीं, इसे कहीं पे इंडिया में मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो जीरो टाइम पे डॉलर बोरो करे, आए मेरे पास, डीलर को दिए कन्वर्ट कराने के लिए, रुपये आए और रुपये इन्वेस्ट कर दिया, यानी जीरो टाइम पे मैं नील हो गया। मैच्योरिटी पे क्या होगा, फॉरेन करेंसी असेट थी, वहाँ से पैसा मिलेगा आपको 1 लाख डॉलर, और जो आपने लोन लिया था फॉरेन करेंसी में उसका आपको रीपेमेंट करना होगा विद इंटरेस्ट, तो 1 लाख डॉलर एज इट इज रीपे कर दोगे। वो लोन कितना लोगे, इतना कि मैच्योरिटी पे आपको 1 लाख पे करना पड़ जाए, जो मिल रहा है वो एज इट इज पे करना पड़ जाए। ठीक है, तो वहां से ये नील हो गया। फिर आपने जो रुपये में इन्वेस्ट किया था मैच्योरिटी पे, वो विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर लोगे, यही आपका एक्चुअल इनफ्लो होगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आप ये पता करो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है फॉरेन करेंसी में। तो मेरे को डॉलर 1 लाख मिलने वाले हैं आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब आप पता करो कि आपको फॉरेन करेंसी में कितना बोरो करना चाहिए, आज के दिन, ताकि मैच्योरिटी पर वो 1 लाख के बराबर बन जाए। तो वो कैसे पता करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी चाहिए, 1 लाख, डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, अमेरिका में बोरो कर रहे हैं तो अमेरिका की 4% की 5%, वहां से बोरो कर रहा हूँ, बोरो करने पे ज्यादा वाली रेट लगेगी 5%। ठीक है, अमाउंट मिल गया 98,765.43। ये अमाउंट बोरो कर लिया। अब इसका क्या करूं, कन्वर्ट करा के रुपये में इन्वेस्ट कर दूं। तो अब आप पता करिए कि रुपये में कितना अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा। तो कन्वर्ट अमाउंट बोरोड इन फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी ऑन स्पॉट डेट एंड इन्वेस्ट इनटू होम कंट्री। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करवा लीजिए। कन्वर्ट करवाएंगे, रुपये टू बी इन्वेस्टेड मिल जाएंगे जो आप इन्वेस्ट करोगे बोरो करने के बाद। तो 98,765 डॉलर को आप कन्वर्ट कराएंगे, तो डीलर को क्या करेंगे, आप डॉलर बेचेंगे। मैं बोलूँगा डॉलर ले लो, रुपया दे दो। तो डॉलर सेल कर रहा हूँ, बेस करेंसी डॉलर है, मैं कस्टमर हूँ, सेल करूँगा तो कम से कम पे 70 की रेट से आपका कन्वर्ट हो गया। बस अब मैच्योरिटी पे स्टेप नंबर 4 में मैच्योरिटी पे जो रुपये में आपको पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट वो पता कर लो। प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया था रुपये का, ऊपर वाले स्टेप में, प्लस इंटरेस्ट, रुपये पे कितना इंटरेस्ट की इनकम होगी, कम वाली 10%। ये एक्चुअल इनफ्लो आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना था है मनी मार्केट। अब आपको एक नोट मैंने इसमें और लिखाया था जो कि अभी समझा भी दिया। अगर क्वेश्चन में एक ही कंट्री की 2 इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो हमेशा ध्यान रखना, लोअर वाली जो रेट है, लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, और जो हायर वाली इंटरेस्ट रेट है वो बोरोइंग या लोन लेने के लिए होती है। उसका पीछे लॉजिक जो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अब करेंसी फ्यूचर्स की टेक्निक ये समझते हैं। तो 1 मिनट ब्रेक। देखिए अब करेंसी फ्यूचर्स की हेजिंग टेक्निक क्या बोलती है।
मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को मैंने कुछ इंपोर्ट किया होगा अमेरिका से, जिसका मुझे पेमेंट करना है 3 महीने बाद पेमेंट करना है। $1 लाख मैंने सपोज वहाँ से इंपोर्ट किया, $1 लाख का पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ। मुझे डर लग रहा है कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। मुझे क्या डर लग रहा है कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, ये मुझे डर लग रहा है। तो सर डर लग रहा है तो बहुत सारी हेजिंग टेक्निक पढ़ ली, डीलर के पास चल जाइए, फॉरवर्ड कर लीजिए, या सप्लायर से चॉइस ले लीजिए। तो सर सप्लायर ने कोई चॉइस नहीं दी लीडिंग लैगिंग की। मनी मार्केट कर लीजिए सर, वो मुझे समझ नहीं आता। आप फिर डीलर के पास जाके फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सर डीलर की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, उसके पास जाना मुझे पसंद नहीं है, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। तो क्या करें? तो मैं कोई और टेक्निक ढूंढना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं मार्केट में निकला कोई और टेक्निक ढूंढने के लिए, और मेरे को स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके अंदर मैं एंटर हो गया और मैंने स्टॉक एक्सचेंज वाले को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि यार ऐसी ऐसी बात है, 3 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है, मुझे डर लग रहा है कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज वाले ने बोला मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने बोला यार इसमें तू मेरे को रिस्क से बचा दे। तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि मेरे पास करेंसी बेचने और सेल करने का ऑथोराइजेशन नहीं है, ऑथोराइज डीलर नहीं हूँ। डीलर से बैंक वाले होते हैं, आरबीआई जिनको ऑथोराइज करता है एज पर फेमा एक्ट। मैं ऑथोराइज डीलर नहीं हूँ, तो मैं आपको करेंसी बेचने या खरीदने का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। आप डीलर के पास जाओ। तो मैंने बोला कि मेरे को डीलर की शक्ल यार पसंद नहीं है, तभी तेरे पास आया हूँ। और तेरे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। स्टॉक एक्सचेंज पूरे लोग पूरे दिन इसी में लगे रहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला चल तेरे को यही तो है कि तेरी रिस्क कम करनी है, मैं तेरे को करेंसी खरीद या बेच तो नहीं सकता, तुझे क्या करना है, तुझे 3 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है ना। स्टॉक एक्सचेंज ने मुझसे पूछा। मैं बोला हाँ बिल्कुल। तो मैं तुझे $1 लाख तो नहीं दे सकता, ये तो बात कंफर्म है, वो तो तुझे डीलर से लेने पड़ेंगे, उसकी शक्ल देखनी ही पड़ेगी। लेकिन रिस्क हैजिंग में मैं तेरे को मदद कर सकता हूँ, तेरी रिस्क हैज करवा सकता हूँ, तेरी रिस्क हैज करवा सकता हूँ। मैंने बोला बता कैसे रिस्क हैज करवाएगा। उसने बोला मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है करेंसी फ्यूचर। मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है करेंसी फ्यूचर। इसे तेरी रिस्क हैज हो जाएगी, लेकिन तेरे को एक्चुअल में कोई करेंसी मिलेगी भी नहीं, ना सेल होगी ना बाय होगी, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकता, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। मैंने बोला कैसे होगा, पूरा प्रोसेस बता। उसने मुझे एक रेट चार्ट दिया, उसमें करेंसी फ्यूचर की रेट लिख रखी थी, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है एग्जांपल के रूप में। 1 मंथ करेंसी फ्यूचर की रेट, 2 मंथ करेंसी फ्यूचर एट $1 इक्वल टू 72, 6 मंथ करेंसी फ्यूचर एट $1 इक्वल टू ₹75। सर ये क्या है करेंसी फ्यूचर की रेट? ये करेंसी फ्यूचर की रेट है, ना कि करेंसी की। डॉलर की रेट मत समझ लेना, ये करेंसी फ्यूचर की रेट है। करेंसी अलग होती है और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। ये आप डेरिवेटिव चैप्टर में सीखोगे। जो अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा, इन्हें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। ये अपन डेरिवेटिव चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी जितना काम का है बस उतना सीखो, ठीक है। तो करेंसी फ्यूचर कंप्लीटली अलग चीज है, करेंसी अलग। इसने करेंसी की रेट नहीं बताई, करेंसी फ्यूचर की बताई, ठीक है। तो मैंने बोला तूने इतनी सारी रेट लिख दी, इसमें से मेरे काम की क्या रेट है, मुझे क्या मालूम क्या बोलना चाहता है। उसने मुझे बोला आपको कब की दिक्कत हो रही है, कब की टेंशन है, 3 महीने बाद आपको जो पेमेंट करना है उसकी टेंशन है ना, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लो 3 मंथ वाला। 3 मंथ वाला करेंसी फ्यूचर सेलेक्ट करो। जिस टाइम की टेंशन है उस टाइम का ही तो सेलेक्ट करेंगे सर, ठीक है। इतना तो मुझे समझ में आ गया, ये सेलेक्ट कर लिया। 3 मंथ करेंसी फ्यूचर एट $1 इक्वल टू ₹72। मैंने बोला अब इससे रिस्क कैसे हैज होगी। वो बोला कि आपको क्या डर लग रहा है कि डॉलर की रेट बढ़ जाएगी, आपको ये तो डर लग रहा है डॉलर की रेट बढ़ जाएगी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ये डर लग रहा है डॉलर की रेट बढ़ जाएगी। वो बोला कि मैं ना आपको बैटिंग करवा सकता हूँ, मैं आपको डॉलर की रेट पे बैटिंग करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं जाना ही जाता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज जाना ही इसलिए जाता है, वो बैटिंग करवाता है, सट्टा लगवाता है। बोला मैं आपको डॉलर की रेट पे बैटिंग करवा देता हूँ, उससे आपकी रिस्क हैज हो जाएगी। मैं बोला ऐसे कैसे होगी उससे रिस्क हैज, आपको ये तो लग रहा है डॉलर की रेट बढ़ जाएगी, तो आप सट्टा लगाओ ना कि डॉलर की रेट बढ़ेगी, आप बोल दो सट्टे में कि डॉलर की रेट बढ़ेगी। जैसे आप क्रिकेट में बैटिंग करते हैं कि नेक्स्ट बॉल पे 6 लगेगा, 6 लग गया तो ठीक है आप जीत गए, और जो आपने बोला अगर वो नहीं हुआ तो आप हार गए, ठीक है। तो आपको यही तो डर लग रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे बोला आपको यही तो डर लग रहा है कि डॉलर की रेट बढ़ेगी, तो आप बोलो ना डॉलर की रेट बढ़ेगी, ये बैटिंग लगाओ। तो आप बैटिंग लगा लो कि 3 मंथ बाद डॉलर की रेट बढ़ेगी, तो 3 मंथ करेंसी फ्यूचर एट $1 इक्वल टू ₹72, इस पर आप बैटिंग लगा दो कि डॉलर की रेट बढ़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं बैटिंग लगा दूंगा, डॉलर की रेट बढ़ेगी। फिर इसने मुझे समझाया कि 3 मंथ बाद, आज से 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी आएगी उस दिन अपन देखेंगे कि करेंसी फ्यूचर की रेट क्या हो गई। 3 मंथ बाद मैच्योरिटी पे अगर करेंसी फ्यूचर की रेट 77 हो गई, यानी रेट बढ़ गई, और रेट बढ़ने पे आपने बैटिंग क्या लगाई थी, रेट बढ़ेगी, तो बढ़ने पे आप जीत गए। तो आपको कितना फायदा हो गया, $1 पर 72 पे अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, अब 77 रेट हो गई, यानी ₹5 आप $1 पे जीत गए, ठीक है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है यार, मैं जीत गया। तो मैंने बोला ठीक है ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर रेट कम हो गई, 3 महीने बाद करेंसी फ्यूचर की रेट कम हो गई, 77 की जगह 68 हो गई, तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि आपने बैटिंग क्या लगाई थी, 72 पे अपन ने स्टार्ट किया था, बैटिंग आपने लगाई थी रेट बढ़ेगी, लेकिन अगर रेट 68 हो गई यानी रेट कम हो गई तो आप हार गए, क्योंकि आप बैटिंग में जीतते कब है, जब आप जो बोलते हैं वही होता है। मैंने बोला था रेट बढ़ेगी, लेकिन रेट कम हो गई, 68 हो गई, 72 से 68 यानी ₹4 का,
तो 4 रुपीज़ का मिस्टर ए को लॉस हो गया। तो मिस्टर ए ने बोला यार मेरी हेजिंग कैसे होगी, मेरे को तो लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे को बोला भाई साहब आपको कुछ मालूम भी है हेजिंग के बारे में? हेजिंग का मतलब होता है टेंशन कम करना, रिस्क कम करना। हेजिंग में प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाता है, हेजिंग में आपको आपकी टेंशन कम करनी होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने डीलर के पास जाते फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते कि यार रेट बढ़ जाएगी और डीलर आपको बोल देता ये 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको देता 72 की रेट से। तो 3 मंथ बाद मार्केट में अगर 77 रेट हो जाती तो आप डीलर से 72 में खरीदते और आप खुश हो जाते यार बढ़िया हुआ फॉरवर्ड कर लिया, 77 पे मिलती नहीं तो। लेकिन अगर आपने 72 पे डीलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता फॉरवर्ड का और मार्केट में रेट 3 मंथ बाद 68 हो जाती तो क्या आपको तो डीलर से 72 में ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में 68 में मिल रहा है, आपको नुकसान हो गया। तो नुकसान तो वहां पे भी हो सकता था। तो हेजिंग करने का मतलब ये थोड़ा है कि आपको नुकसान नहीं हो सकता, पर हेजिंग करने का ये मतलब है कि मेरे को जो टेंशन नजर आ रही है उस टेंशन को कम करना चाहता हूँ। बस मैं उस टेंशन को, रिस्क को कम करना चाहता हूँ। बाकी डिटेल में अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोला ठीक बात बोल रहा है यार तू, यानी हेजिंग हो सकती है। तो मैंने बोला एक काम कर, चल अब $10 पे बैटिंग कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला मैं ये टुच्चे काम नहीं करता, ये छोटी मोटी बैटिंग नहीं करता, मेरे पास अगर बैटिंग करनी है कम से कम $5000 पे बैटिंग करनी पड़ेगी। यानी उसने एक लोट साइज बताई, लोट साइज $5000, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा वो जब भी देगा तो उसकी एक लोट साइज होगी। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा एक लोट साइज में ट्रेडिंग करता है। बोला आप मिनिमम $5000 पे आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये लोट साइज उसने बता दी। अगर मैं डीलर के पास जाऊँ ना तो $2 खरीदने हैं तो भी खरीद सकता हूँ, $5 बेचने हैं तो भी बेच सकता हूँ। वहाँ कोई लोट साइज नहीं होती फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। पर करेंसी फ्यूचर्स स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं डील, तो यहाँ लोट साइज होगी, यहाँ लोट साइज होगी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला तूने सब समझा दिया है, हेजिंग ऐसे हो जाएगी, मेरे को प्रॉफिट लॉस जो भी है सब मिल जाएगा। अल्टीमेटली मैच्योरिटी पे यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, बैटिंग में मैं जीता तो प्रॉफिट दे देगा मुझे, लॉस हुआ तो मुझसे ले लेगा। यानी अल्टीमेटली वो मुझसे करेंसी खरीद या बेच नहीं रहा, प्रॉफिट या लॉस देगा। क्योंकि करेंसी खरीद या बेच तो वो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑथोराइज डीलर नहीं है, वो बैंक वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने अब बोला मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि भाई साहब अब आप मुझे ये बताइए मैं कितने अमाउंट पे बैटिंग करूं, डॉलर के कितने अमाउंट पे बैटिंग करूं ताकि मेरी हेजिंग हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे बताया आपको डर कितने पे लग रहा है, आपको डर ये तो लग रहा है $1 लाख का जो पेमेंट करना है उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो $1 लाख के ही तो सेव करना है आपको अपने आप को $1 लाख पे तो सेव करना है। तो $1 लाख की बैटिंग खेलिए। तो अब मैं स्टॉक एक्सचेंज को जब बताऊंगा ना $1 लाख की बैटिंग करनी है तो मैं उसे नंबर ऑफ लॉट में बताऊंगा। एक लॉट में $5000 होते हैं, तो कितने लॉट में ट्रेडिंग करूंगा मैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000 यानी 20 लॉट्स, वही मैंने कैलकुलेट करा। यानी मैं स्टॉक एक्सचेंज को बोलूंगा 20 लॉट्स की बैटिंग लगाइए कि रेट बढ़ेगी। ठीक है, मैच्योरिटी पे अब देखिए क्या होगा, रेट 77 हो गई तो रेट बढ़ गई कितनी, 72 से 77, 5 रुपीज़ बढ़ गई $1 पर। मेरा प्रॉफिट कैसे निकालूंगा सर, कितने लॉट लिए थे मैंने 20, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय, एक लॉट की साइज कितनी थी $5000 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय आपका प्रॉफिट कितना हुआ था ₹5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी ये प्रॉफिट कैसे आया था, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कॉन्ट्रैक्टेड रेट और मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की रेट हो गई, उनका डिफरेंस आपका प्रॉफिट लॉस। तो मेरा प्रॉफिट आया 5 लाख रुपीज़। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब स्टॉक एक्सचेंज मुझे बताइए इतना प्रॉफिट मिस्टर ए को दे देगा। तो सर आप बोलोगे स्टॉक एक्सचेंज को लॉस हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बैटिंग करके लॉस गेन कमाता है, ऐसा लॉस गेन होता है? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज कभी भी खुद से बैटिंग नहीं करता, ये इंटरमीडिएरी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ये इंटरमीडिएरी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब सर स्टॉक एक्सचेंज कभी भी बैटिंग नहीं करता। मिस्टर ए ने आया ना प्राइस बढ़ेगी, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास कोई मिस्टर बी बैठा होगा ऑलरेडी, वो बोल रहा होगा 3 महीने बाद डॉलर की प्राइस गिरेगी, वो डॉलर की प्राइस गिरने की बैटिंग लगा रहा है, ये बढ़ने की। तो यानी अगर प्राइस बढ़ गई तो मिस्टर ए जीत जाएगा और मिस्टर बी हार जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज मिस्टर बी से पैसा कलेक्ट करके मिस्टर ए को दे देगा। और अगर प्राइस गिर जाती है 3 महीने बाद तो मिस्टर ए हार जाएगा, मिस्टर ए पैसा देगा स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज ले जाके दे देगा मिस्टर बी को। तो स्टॉक एक्सचेंज कभी भी खुद रिस्क नहीं लेता, स्टॉक एक्सचेंज तो बैठे बिठाए प्रॉफिट कमाता है। कैसे, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस ले लेता है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन नहीं रहते, प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, वो बस सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो मिस्टर ए और बी ये बैटिंग इन दोनों के बीच हो रही है, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि ये किससे बैटिंग कर रहे हैं, ये दोनों सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं। क्योंकि मार्केट में देखो, आपको अगर मैं बताऊँ, आप डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आप खरीदते हो। तो आप खरीद क्यों पाते हो, क्योंकि सामने कोई ना कोई बेच रहा होगा, और जो बेच रहा होगा उसको लग रहा होगा रिलायंस के शेयर की प्राइस गिरेगी। यानी मार्केट में दोनों तरीके के लोग होते हैं, जिनको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी, जिनको लगता है प्राइस गिरेगी। ठीक है, सब तरीके के लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को एसएफएम पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि अजय सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे भी बोलेंगे ये बेकार पढ़ाते हैं। ठीक है, सब तरीके के लोग मिलेंगे, मतलब आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो ओपिनियन पे चलता है, प्रेडिक्शन पे चलता है मार्केट। तो ऐसा होगा,
तो दो लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, समझ में आ गया। बस मैं जो लास्ट चीज़ समझा रहा हूँ उसके लिए ये कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद क्या होता है, मैच्योरिटी पे देखो 77 प्राइस हो गई, तो यानी मिस्टर ए कितना जीत गया, 5 लाख रुपए। तो मिस्टर ए 5 लाख जीता है, तो कौन हारा है, मिस्टर बी 5 लाख रुपए हारा है। तो मैच्योरिटी पे क्या हुआ, मिस्टर ए जैसे ही पता चला ये मैं जीत गया पैसे बैटिंग पे, स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, भागा भागा, बोला मैं 5 लाख रुपए जीत चुका हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे लाइए, मुझे दे दीजिए। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला रुकिए, मिस्टर बी हार चुके हैं, उनसे हम पैसा कलेक्ट करके आपको देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने मिस्टर बी को फोन मिलाया, पता चला मिस्टर बी का फोन स्विच ऑफ है, फोन नहीं लग रहा। तो स्टॉक एक्सचेंज ने अपने एम्प्लॉय को उसके घर पे एड्रेस पे भेजा, पता चला ताला लग रहा है और मिस्टर बी इंडिया छोड़ के फरार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनको लॉस हो चुका, उसको पता तो चल गया था, वो फरार हो गया। तो अब क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज को पता चली ये बात, स्टॉक एक्सचेंज ने मिस्टर ए को बोला कि आपकी जिससे बैटिंग हो रही थी ना, जिनको लॉस हुआ था, वो फरार हो चुके हैं और पैसा हमको मिल नहीं रहा है, तो आपको प्रॉफिट कैसे दे। मिस्टर ए ने बोला स्टॉक एक्सचेंज मैंने तेरे से कॉन्टैक्ट किया था, मैं किसी मिस्टर बी को नहीं जानता, चुपचाप मेरे को प्रॉफिट दे दे, मैं जीता हूँ, बस मेरे को इतना मालूम है। तो स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा मिस्टर ए को प्रॉफिट। तो स्टॉक एक्सचेंज को बैठे बिठाए लॉस हो गया 5 लाख रुपए का, ठीक है, बिना बात में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, इनिशियल जीरो टाइम पर ही जब दो लोग ट्रेडिंग करने की बात करते हैं, बैटिंग करने की बात करते हैं, दोनों को बोलता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दो, दोनों से सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट कर लेता है, ताकि मैच्योरिटी पे ये डिफॉल्ट करे भी ना तो उसमें से पैसा काट ले। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाता है, उसे नाम देता है इनिशियल मार्जिन। और फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल मार्जिन दे दिया 15,000 रुपीज़ पर लॉट। तो टोटल नंबर ऑफ लॉट कितने पे ट्रेडिंग करे थे, 20 लॉट। तो इनिशियल मार्जिन कितना हो गया, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ 3 लाख। अब भाग के बताओ, मैच्योरिटी पे नहीं भागेंगे ये, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है, मैच्योरिटी पे ये इनिशियल मार्जिन वापस रिफंड कर दिया जाता है, क्योंकि इनिशियल मार्जिन देने के बाद कोई नहीं भागता, फिर वो वापस उनको रिफंड कर दिया जाता है। जो प्रॉफिट जिसको होता है उसको प्रॉफिट दे दिया जाता है, जिससे लॉस होता है उससे कलेक्ट कर लिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस समझाया, ये समझ में आ गया। तो अब इसका जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, अब आपको इसके स्टेप्स देखने हैं, ये स्टेप्स बताऊंगा और इससे आपका ये टोटल 6 स्टेप्स है। इन टोटल 6 स्टेप्स में आप अपना डेटा डालिए, आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। सारे स्टेप्स आईसीआई से भी मैच हो जाएंगे, कभी भी फ्यूचर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टोटल 6 स्टेप्स में अब अपन सॉल्व करने वाले हैं फ्यूचर के क्वेश्चन को, करेंसी फ्यूचर को। इसका जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए मैंने आपको ये सब बताया, ये 6 स्टेप्स बताने के लिए। अब देखिए पहला स्टेप क्या होगा, आप पता करिए कि कौन सी करेंसी आपको बाय करने की जरूरत है और कौन सी करेंसी सेल करने की जरूरत है, ये आप पता करिए क्वेश्चन रीड करके। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है इंडियन कंपनी नीड्स टू पे $1 लाख आफ्टर 3 मंथ। मैंने कहीं से इंपोर्ट किया है अमेरिका से और 3 महीने बाद उसका $1 लाख का पेमेंट करना है। अब मुझे क्या जरूरत है, 3 महीने बाद डॉलर में पेमेंट करना है, मेरे पास क्या रुपया, मैं इंडियन कंपनी हूँ, तो यानी मुझे डीलर से डॉलर बाय करने हैं। डॉलर बाय करूंगा तो डीलर को क्या दूंगा, रुपी, यानी रुपी सेल करना है, डॉलर बाय करना है। फर्स्ट स्टेप ये पता कर लीजिए एग्जांपल से, बिल्कुल इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर स्टेप, अब आप डिसीजन लीजिए कि करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करना है कि सेल करने का। करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का करना है कि सेल करने का। सर ये क्या चीज़ है, अभी तो आप बैटिंग की बात कर रहे थे कि प्राइस बढ़ेगी ये बैटिंग लगा रहे हैं या प्राइस गिरेगी ये बैटिंग लगा रहे हैं, अब आप बाय सेल पे आ गए। तो देखो हम प्रोफेशनली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये जो लेमैन लैंग्वेज है ना ये यूज में नहीं लेंगे, बैटिंग जैसे वर्ड यूज में नहीं लेंगे। यहाँ हम प्रोफेशनली बोलेंगे कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का कर रहे हैं या सेल करने का कर रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सर ये डिसीजन कैसे लेंगे, ये डिसीजन कैसे लेना है, ये एग्जांपल से समझो। हमने ऊपर एग्जांपल से क्या समझा कि हमें डॉलर बाय करने की जरूरत है, रुपी सेल करने की। देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इससे अपन ने क्या देखा, डॉलर बाय करने की जरूरत है, रुपी सेल करने की जरूरत है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉट साइज है वो रहेगी, मैंने बताया लॉट साइज होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉट साइज है वो आपको डॉलर में दे रखी है, तो डॉलर में आपको लॉट साइज दे रखी है। डॉलर आपको क्या करने हैं, डॉलर आपको क्या करने हैं, बाय करने हैं। तो यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आप बाय करने का कर लीजिए। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज आपको क्वेश्चन में रुपी में दे रखी है, रुपी मुझे क्या करने हैं, सेल करने हैं। तो यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी सेल करने का कर लीजिए, बस ये इनिशियल डिसीजन हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल जो अपन ने बता दिया। जैसे हम उसमें बोल रहे थे जनरल लैंग्वेज में कि प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी, वो वाला डिसीजन हमने बाय सेल के नाम से समझा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आप रेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे इनिशियली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा। सर कौन सी रेट, देखो स्टॉक एक्सचेंज ने ये चार्ट दिखाया था रेट का 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का। तो इसमें तो कौन सा सेलेक्ट करें, वो वाला सेलेक्ट करें जो हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिस पीरियड का रिक्वायर्ड है। हमें पेमेंट कब करना है, 3 मंथ बाद, तो 3 मंथ वाला हम ले लेंगे। तो आप ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी द रेट करंटली ट्रेडिंग एट ऑन स्पॉट डेट। आज के दिन जो रेट चल रही है फॉर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर की आज के दिन जो रेट चल रही है फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड, रिक्वायर्ड पीरियड के लिए आज के दिन जो करेंसी फ्यूचर की रेट स्टॉक एक्सचेंज बता रहा है। तो आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज ने हमारा रिक्वायर्ड पीरियड था 3 मंथ, उसके लिए रेट क्या बताई थी, $1.72। ये हमने इस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3 तक क्वेश्चन का डेटा यूज में लेके आपको बस चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब स्टेप नंबर 4 में आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बाय और सोल्ड।
मतलब आपने पहले पता कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे सेल करेंगे, अब ये पता करना है कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करें, नंबर ऑफ लॉट कितने लें। सिंपल सा अपन ने क्या किया था, टोटल एक्सपोजर अमाउंट जो अपना $1 लाख था एग्जांपल में, डिवाइड बाय लॉट साइज जो अपनी कितनी थी $5000, तो आपका आ रहा था ना नंबर ऑफ लॉट 20। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल से लिखा मैंने $1 लाख और लॉट साइज $1000, तो 100 लॉट्स आ गए। इसके बाद देखिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक्सपोजर अमाउंट की करेंसी और लोड साइज की करेंसी डिफरेंट है। एक्सपोजर अमाउंट बता रखा है $1 लाख और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज दे रखी है ₹40,000, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ के अंदर है और एक्सपोजर हमारा डॉलर में है। तो क्या करें, नंबर ऑफ लोड कैसे निकाले सर, एक्सपोजर अमाउंट को लोड साइज से डिवाइड करके। लेकिन न्यूमरेटर में डॉलर है, नीचे रुपीज़ है, नहीं आ सकता, नंबर ऑफ लोड नहीं आ सकते, सेम चीज़ होनी चाहिए तभी नंबर ऑफ लोड मिलेंगे आपको। ठीक है, लोड साइज रुपये में है, जो आपका एक्सपोजर है वो $1 लाख का है, तो लोट नहीं मिल सकते आपको। तो आपको इंटरनली अपनी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, जो एक्सपोजर अमाउंट है, जो न्यूमरेटर में एक्सपोजर अमाउंट आ रहा है उसको लोड साइज वाली करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको लोड साइज वाली करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। किस रेट पे करें, जिस रेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो रेट सेलेक्ट करी है ना ऊपर स्टेप नंबर 3 में, अपने एग्जाम्पल में जो 72 रेट थी उस वाली रेट पे, जिस रेट पे हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है उस रेट से अपन इंटरनली अपनी कैलकुलेशन के लिए जो एक्सपोजर अमाउंट है उसको लोड साइज करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, पहले ही बता रहा हूँ, इंटरनली सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रेट से क्यों कन्वर्ट करें भाई, फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं, फ्यूचर की नंबर ऑफ लोड पता लगाने के लिए करें, तो जिस रेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें उसी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका $1 लाख का अमाउंट है, फ्यूचर किस रेट पे किया अपन ने, $1 = ₹72 पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है अपन ने, तो $1 लाख को इस रेट से कन्वर्ट कर दीजिए तो ₹72 लाख आ गए, डिवाइड में ₹40,000 लोड साइज, नंबर ऑफ लोड मिल गए 180। ठीक है, इसके बाद अगर लोड निकालते वक्त आपका फ्रैक्शन में कुछ आता है, जैसे आपके आते हैं नंबर ऑफ लोड 45.6 आ गया, तो आपको क्या करना है, डेसिमल पार्ट कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, 45 नंबर ऑफ लोड लगे, क्योंकि डेसिमल में तो लोड मिल नहीं सकते, आपको डेसिमल पार्ट कंप्लीटली इग्नोर करना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, आईसीआई हमेशा इग्नोर करता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, अगर 45.40 आया तो आप राउंड ऑफ भी करोगे तो 45 ही बनेगा, पर 45.60 आया तो भी आपको 0.60 को इग्नोर करना है, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट 45 ही करने हैं। ठीक है, यानी आईसीआई हमेशा लोअर पार्ट पे राउंड ऑफ करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ लोड, यानी फ्रैक्शन पार्ट को आपको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप पता करिए इनिशियल मार्जिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है वो कितना है। इनिशियल मार्जिन क्वेश्चन में दे रखा है 1 मंथ फ्यूचर के लिए ₹10,000, 3 मंथ फ्यूचर के लिए ₹15,000। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब का है, 3 मंथ फ्यूचर का, तो हमारे लिए एप्लीकेबल क्या है, ₹15,000, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्या माना जाता है, कुछ भी ना बोले तो हम हमेशा मानेंगे पर लोट है, पर लोट या पर कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट का हमारे नंबर ऑफ लोट से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो आपको टोटल मार्जिन मिल जाएगा और ये मैच्योरिटी पे रिफंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप जिसमें आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, स्टेप नंबर 6, जिसमें आप मैच्योरिटी या सेटलमेंट डेट की सारी कैलकुलेशन करोगे। मैच्योरिटी या सेटलमेंट डेट आ चुकी है, अब इस पर कैलकुलेशन करोगे, टोटल 3 कैलकुलेशन होंगी। ये 3 कैलकुलेशन से आपको फाइनल अमाउंट थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल अमाउंट थ्रू हेजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेजिंग करने से हमारा फाइनल अमाउंट क्या पड़ा। इसमें 3 आइटम होंगे। एक तो देखो आपको एक्चुअल में जो एक्सपोजर है उसको बाय या सेल जो भी करना है डॉलर को, वो आपको डीलर के पास जाके करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने साफ मना कर दिया था, वो मैं कर ही नहीं सकता, ऑथराइज नहीं हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। हेजिंग के लिए अपने करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज में, उससे हमको प्रॉफिट या लॉस होगा बैटिंग पर, वो हमें मिलेगा, तो प्रॉफिट लॉस ऑन करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 आइटम। तीसरा आइटम क्या है, इनिशियल मार्जिन जो हमने जमा किया था सर वो तो रिफंड आएगा, उसका कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, एक बार गया और एक बार वापस आएगा। पर क्या होगा, इनिशियल मार्जिन आप 0 टाइम पर जमा करवाओगे और रिफंड कब आएगा, मैच्योरिटी पर आएगा। तो 0 टाइम पे आप ये मानो आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप बोरो करके लाके जमा करोगे, तो यानी आपको इस पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन डिपॉजिटेड विद स्टॉक एक्सचेंज, यानी 3 आइटम होंगे। सबसे पहला आइटम एक्चुअल बाय या सेल करोगे जो भी एक्सपोजर अमाउंट करेंसी है डीलर के पास जाके, ये किस पे करेंगे, मैच्योरिटी डेट पे, सेटलमेंट डेट पे जो भी मार्केट में एक्चुअल स्पॉट रेट होगी उस पे डीलर से खरीद लेंगे या बेच लेंगे, जो भी एक्चुअल स्पॉट रेट होगी। आज 3 महीने बाद का दिन आ गया, $8 में पेमेंट करना है, आज के दिन जितने में भी डॉलर डीलर देगा जो भी स्पॉट रेट होगी उस पर अपन एक्चुअल में बाय या सेल कर लेंगे जो भी हमें करना है। इंटरेस्ट लेंगे इनिशियल मार्जिन पे, ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, जो इनिशियल मार्जिन अपन ने लिया वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय बोरोइंग रेट, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम का था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उतने टाइम का आपका इंटरेस्ट लगेगा इनिशियल मार्जिन पे, एक कॉस्ट ये आएगी आपकी। इसके अलावा थर्ड कंपोनेंट जो होगा प्रॉफिट लॉस निकालने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, ये कैसे निकालेंगे सर आपने एग्जांपल में तो बैटिंग की वजह से समझा दिया था, प्राइस बढ़ेगी गिरेगी ये बैटिंग लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजन ले रहे थे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
में फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। यहाँ तो हमने बाय सेल की बात करी स्टार्टिंग में, बाय सेल। तो अब अल्टीमेटली अब आप क्या करोगे इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए? आप देखो इनिशियली अगर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का किया था, इनिशियली हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिसीजन स्टेप नंबर 2 में बाय करने का ले लिया था, तो अब आप क्या बोलोगे? मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की प्राइस हो गई, अपने एग्जाम्पल में जो 77 हो रही थी उस प्राइस पे आप बोलोगे कि हम फ्यूचर को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और इनिशियली अगर सेल करने का डिसीजन लिया था तो आप बोलोगे मैच्योरिटी पे इस प्राइस पे, फ्यूचर की प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग में बाय कर रहे थे तो मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की प्राइस होगी उस पर सेल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में फ्यूचर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैच्योरिटी पे जो फ्यूचर की प्राइस होगी उस पर हम बाय करने, ऐसा आप बोलोगे। तो यानी बाय और सेल की जो प्राइस है फ्यूचर की, इनिशियल डेट और मैच्योरिटी डेट की, बाय और सेल की जो फ्यूचर की प्राइस रहेंगी, इनका डिफरेंस ही आपका होगा प्रॉफिट लॉस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी बाइंग से तो प्रॉफिट, बाइंग प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग से तो लॉस, ये नॉर्मल चीज़ है। कैसे निकालेंगे आप प्रॉफिट लॉस? नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन सेल एंड बाय रेट ऑफ फ्यूचर। यही अपने एग्जाम्पल में किया था, देख लीजिए जो एग्जाम्पल अपन ने सबसे पहले समझा था, इसमें यही कर रहे थे अपन। ऐसे आपका प्रॉफिट लॉस आएगा। अब प्रॉफिट लॉस में देखिए क्या करना है, अगर लोड साइज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, मेरी होम करेंसी है रुपी, लोड साइज आपको डॉलर में दे रखी है, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है ना, जो कैलकुलेट होगा, आप ये इस तरीके से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करिए, हमेशा कंपनी की होम करेंसी में ही आएगा। यानी रुपी में प्रॉफिट हुआ होगा तो रुपी में मुझे मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज वाला मुझे दे देगा, और लॉस हुआ होगा तो मैं स्टॉक एक्सचेंज वाले को दे दूंगा, रुपी में मिल जाएगा आपको। तो बस आपको फाइनल अमाउंट रुपी में ही निकालना होता है, मिल गया। लेकिन अगर जो लोड साइज है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वो कंपनी की होम करेंसी में है, यानी लोड साइज अगर रुपी में है, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस आएगा ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, वो फॉरेन करेंसी में आएगा हमेशा। उसके पीछे लॉजिक होता है जो मैंने क्लास में बताया था, अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी आपको बस याद करना है, याद कर लीजिए और आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा भी ऐसा ही। जब लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में तो प्रॉफिट लॉस कंपनी की फॉरेन करेंसी में आएगा। तो आपका मान लो लोड साइज 40,000 रुपये है और मेरी होम करेंसी भी रुपये है, तो आपको जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा ना फ्यूचर पे, वो देखना फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन में डॉलर है तो डॉलर में मिलेगा। तो मान लो डॉलर पे मेरे को प्रॉफिट दे दिया स्टॉक एक्सचेंज वाले ने मैच्योरिटी पे, लो भैया आपको प्रॉफिट हुआ है करेंसी फ्यूचर पर, मैच्योरिटी पे मुझे दे दिया। इस प्रॉफिट का मैं क्या करूँ, मेरे लिए डॉलर कोई काम का ही नहीं है, तो मैच्योरिटी पे मैं डीलर के पास जाऊंगा, बोलूंगा ये डॉलर ले लो, इसको रुपये में कन्वर्ट करके दे दो। यानी मैच्योरिटी पे मैं इस प्रॉफिट लॉस को जो भी होगा इसको कन्वर्ट कराऊंगा मेरी होम करेंसी में एट मैच्योरिटी पे जो भी एक्चुअल स्पॉट रेट होगी, आज मैच्योरिटी पे जो भी एक्चुअल स्पॉट रेट होगी इस पर कन्वर्ट करा दूंगा। ठीक है, ये मैंने प्रोसीजर बना दिया। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको वैसे ही पता चल जाता है, पर मैंने ये चार्ट में स्टेप्स में लिखवा दिया ताकि कभी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ना हो। ठीक है, लोड साइज कंपनी की करेंसी में नहीं है तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में ही है तो आपको प्रॉफिट जो लॉस आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, तो उसे कन्वर्ट करवाना रहेगा मैच्योरिटी पर, डीलर के पास जाके कन्वर्ट कराएंगे ना, तो देन कन्वर्ट दिस प्रॉफिट लॉस इन कंपनीज होम करेंसी एट एक्चुअल स्पॉट रेट ऑफ मैच्योरिटी डेट। ठीक है, बस यही था। तो 3 कंपोनेंट हो गए, एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो गया, एक्सपोजर अमाउंट का, इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, इनिशियल मार्जिन और प्रॉफिट लॉस ऑन करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों का टोटल आपका फाइनल अमाउंट थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट हेजिंग टेक्निक है आपकी करेंसी ऑप्शन। करेंसी ऑप्शन क्या टेक्निक है, मेरे को स्टॉक एक्सचेंज के पास हेजिंग नहीं करवानी, ना ही मुझे सप्लाई ने लीडिंग लैगिंग की चॉइस दी, ना ही मेरे को मनी मार्केट समझ में आता, तो आप डीलर के पास जाइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। पर मैंने डीलर को बोला मेरे को 3 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है, और मैंने डीलर को बोला कि भाई 3 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है, प्राइस बढ़ जाएगी इस बात का डर लग रहा है। तो डीलर ने बोला एक काम करना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले मेरे पास से, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर देते, $1 इक्वल टू, मान लो आज प्राइस है 70 और मैं तेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ 72 की प्राइस पे, 72 उस दिन कुछ भी प्राइस हो तो 72 पे खरीद लेना। तो मैंने डीलर को बोला भाई ठीक है इस पे मैं कर तो लेता हूँ, लेकिन अगर उस दिन प्राइस 77 हो गई मान लो तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मैं 72 पे आपसे खरीद पाऊंगा। लेकिन अगर प्राइस 68 हो गई, $1 इक्वल टू 68, तो भी मेरे को तो आपसे 72 में खरीदना पड़ेगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझे नुकसान हो ही ना, यानी प्राइस बढ़ जाए तो मैं आपसे खरीद लूँ, प्राइस बढ़ जाए तो जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, एग्रीड रेट है उस पर मैं खरीद लूँ, और प्राइस गिरे तो मैं आपसे ना खरीदूं। आप मुझे ऐसी चॉइस दे दो कि प्राइस बढ़ जाए तो मैं आपसे खरीद लूं, प्राइस गिरे तो आपसे ना खरीदूं, मार्केट वाली रेट से खरीद लूं, मार्केट में जो रेट चली है उसी पे खरीद लूं, इस एग्रीड रेट पे ना खरीदूं। आप मुझे ऐसी चॉइस दे दीजिए। डीलर ने बोला यार तू तो बहुत समझदार आदमी बन रहा है, सयाना ज़्यादा ही बन रहा है। बोला चल तेरे को चॉइस दे देता हूँ मैं। डीलर ने क्या बोला, चल तेरे को मैं चॉइस दे देता हूँ, तू चाहे तो मेरे से मैच्योरिटी डेट पे आकर जो अग्रीड प्राइस है, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस जिस पे अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस पर खरीद लेना, और तू चाहे तो मार्केट वाली प्राइस पे खरीद लेना, तेरे पास चॉइस दे देता हूँ।
ठीक है, यानी डीलर ने मुझे क्या दी, चॉइस दी है, उसने मुझे चॉइस दी है। यानी चॉइस का अगर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूँ तो ऑप्शन, चॉइस का टेक्निकल वर्ड ऑप्शन। तो करेंसी ऑप्शन यही टेक्निक है, उसने मुझे ऑप्शन दिया है, उसने मुझे ऑप्शन दिया है, डीलर ने मुझे ऑप्शन दिया है, तो मैंने ऑप्शन लिया है, मेरे पास क्या है, ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन बाय किया है, मैं ऑप्शन बायर हूँ। और डीलर ने मुझे ऑप्शन दिया है तो वो क्या है, ऑप्शन सेलर, वो ऑप्शन सेलर। यहाँ करेंसी बाय सेल की बात नहीं हो रही है, करेंसी अलग है, ऑप्शन कंप्लीटली अलग है, ये भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अलग चीज है। अभी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन दिया उसने, तो मैं हूँ ऑप्शन बायर, डीलर है ऑप्शन सेलर। यानी डीलर हमेशा ऑप्शन सेलर होता है और मैं कस्टमर हमेशा ऑप्शन बायर होता हूँ, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे को ऑप्शन मिला है, मेरे को चॉइस मिली है, यानी मेरे पास राइट है, मैं चाहूँ तो करेंसी को खरीद लूँ एक स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे जो अग्रीड रेट होगी ना उसे अपन स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। मेरे पास क्या है, राइट टू बाय करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस। मेरे पास राइट है तो यानी डीलर के पास क्या है, ऑब्लिगेशन, यानी मैच्योरिटी पे मैं उसे चाहूँ तो खरीद लूँ। मान लो मैच्योरिटी पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है 72 रुपीज़, $1 इक्वल टू, मैच्योरिटी पे प्राइस मार्केट में 77 होगी, तो मैं डीलर को बोलूँगा 72 पे मुझे दे दे। तो डीलर को देना ही देना पड़ेगा, उसे ऑब्लिगेशन टू सेल है उसकी, ठीक है, वो ऐसे रो के बहाने नहीं मार सकता, उसको देना ही देना पड़ेगा, तो उसकी ऑब्लिगेशन होती है जब भी मैं जाऊँगा। ऐसे ही मान लो मुझे 3 महीने बाद डॉलर कहीं से मिलने वाले हैं और मुझे डर लग रहा है डॉलर की रेट गिर जाएगी, तो मैं डीलर को बोलना चाहता हूँ कि यार डॉलर मैं सेल करना चाहता हूँ, उसकी रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं ऑप्शन में। तो यानी मैं क्या चाहता हूँ, राइट टू सेल करेंसी, मैं डॉलर सेल करने का राइट चाहता हूँ एट स्ट्राइक प्राइस, कि राइट चाहता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस पे, यानी 72 की प्राइस पे मान लो फिक्स किया मैंने, उस दिन मान लो प्राइस मार्केट में 65 हो गई, तो मैं डीलर को 72 में बेच दूंगा। और मार्केट में अगर 77 हो गई तो मार्केट में जाके बेच दूंगा ना 77 पे, डीलर को बोलूंगा मार्केट प्राइस पे ले। तो राइट टू सेल करेंसी, तो मैं राइट टू बाय करेंसी भी ले सकता हूँ स्ट्राइक प्राइस पे, राइट टू सेल करेंसी भी ले सकता हूँ एट स्ट्राइक प्राइस पे। डीलर के पार्ट पे हमेशा ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। तो 2 तरीके के ऑप्शन हो गए, कॉल ऑप्शन जिसमें आपके पास राइट टू बाय आता है, ऑप्शन बायर के पास क्या आता है, राइट टू बाय करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस, और एक होता है पुट ऑप्शन जिसमें कस्टमर के पास होता है राइट टू सेल करेंसी, कस्टमर के पास क्या होता है, राइट टू सेल करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस। 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। डीलर ने क्या ये मुझे चॉइस दी, क्या वो फ्री में देगा, नहीं, इसके लिए एक पैसा चार्ज करेगा जिसे बोलेगा ऑप्शन का प्रीमियम, वो 0 टाइम पे ही मुझसे ले लेगा, जैसे उसने मुझे चॉइस दी ना वो तुरंत ले लेगा। ऑप्शन जो एक्सरसाइज होगा वो तो मैच्योरिटी पे होगा, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम 0 टाइम पर ही ले लेगा वो मुझसे, तो मेरे को एक ऑप्शन प्रीमियम भी देना पड़ता है। अब देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स जितने अभी काम किए उतने बता रहा हूँ, बाकी डेरिवेटिव चैप्टर्स। तो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स, लोट साइज फिक्स होती है इसमें भी, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, एक ही टाइम के ऑप्शन की, एक ही तरीके की ऑप्शन की अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पॉसिबल है, और स्ट्राइक प्राइस बदलेगी तो प्रीमियम भी बदलेगा। और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो अपने एग्जांपल से लेक्चर में समझा था, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है मार्केट में ऐसा, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है, ऐसी प्राइस जिस पे ऑप्शन मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज किया जा सके, जो भी अपने एग्जांपल में देखी थी 72 की। ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस, इसका क्या मतलब है, उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, वो चॉइस लेने के लिए मेरे को क्या प्रीमियम डीलर को देना पड़ा 0 टाइम पर बिगिनिंग पर, वो होता है ऑप्शन प्रीमियम। इसके बाद ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, ठीक है, लास्ट आपको जो चीज़ सीखनी है ऑप्शन में, वो ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, मैंने कॉल ऑप्शन लिया है यानी राइट टू बाय, मैं चाहूँ तो खरीद लूँ, तो कब एक्सरसाइज करूँगा, मान लो मैच्योरिटी पे प्राइस हो गई 77 और ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है 72, तो मैं किस पे खरीदूंगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूँगा, 72 पे डीलर से खरीद लूँगा। तो ऑप्शन कब एक्सरसाइज करता हूँ, कॉल ऑप्शन में कब एक्सरसाइज करता हूँ, जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है। मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, स्ट्राइक प्राइस कम है, मार्केट में प्राइस मान लो 68 हो जाती और ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 72, तो मैं चाहूँ तो 72 पे खरीद सकता हूँ, पर मैं 72 पे क्यों खरीदूंगा, मार्केट में प्राइस 68 हो गई, तो डीलर को बोलूँगा मार्केट प्राइस पे दे दे। तो यानी कॉल ऑप्शन तभी एक्सरसाइज होता है जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो, स्ट्राइक प्राइस कम हो। और अगर मैंने पुट ऑप्शन लिया है तो राइट टू सेल, मैं चाहूँ तो बेच दूँ, मैं चाहूँ तो बेच दूँ। तो 72 पे हमने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करी, मार्केट में प्राइस अगर 68 हो जाती है, मार्केट में अगर 68 हो जाती है तो डीलर को मैं चाहूँ तो 72 में बेच सकता हूँ, तो मार्केट में क्यों बेचूंगा, मैं डीलर को 72 पे स्ट्राइक प्राइस पे बेचूंगा ना। यानी पुट ऑप्शन अगर मेरे पास है तो वो कब एक्सरसाइज होता है, जब स्ट्राइक प्राइस आपकी ज़्यादा हो, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो, मार्केट में प्राइस कम हो, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो, मार्केट में प्राइस कम हो। ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं, बस वही मैंने यहाँ पे बनवा दिया। चलिए, ये आपको ऑप्शन समझना था। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम 6 स्टेप्स में सॉल्व करते थे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 5 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। 5 स्टेप बताऊंगा, ये फॉलो कर लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो सॉल्व ना हो आपसे। पहला स्टेप, सबसे पहले पता करिए कौन सी करेंसी बाय करनी है, कौन सी सेल करनी है। सेम वैसे ही इंडियन कंपनी को मान लो $1 लाख पे करने हैं 3 महीने बाद, यानी डॉलर की जरूरत है, डॉलर बाय करने हैं, रुपी सेल करने हैं डीलर को। सेकंड नंबर स्टेप, आप चेक करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करूं कि पुट ऑप्शन बाय करूं। ऑप्शन में आपको ये नहीं देखना ऑप्शन सेल करना है कि बाय करना है, जैसे करेंसी फ्यूचर में देखते थे। यहाँ ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, उनमें से कौन सा लेना है।
सर ऑप्शन सेल करना क्यों नहीं देखना? भाई सेलिंग करते टाइम ऑप्शन अगर मैं बेचता हूं तो ऑब्लिगेशन आती है मेरे पार्ट पे, और ऑब्लिगेशन से आप कभी भी अपने आप को हेज नहीं कर सकते। आपको तो राइट चाहिए ना, चॉइस चाहिए। चॉइस तो कब मिलेगी? जब आप ऑप्शन बायर बनोगे। तो राइट आता है ऑप्शन बाय करने पर, तो आपको ऑप्शन बाय करना है। बस ये डिसीजन लेना है कि कॉल ऑप्शन ले कि पुट ऑप्शन। तो ये सेम वही एग्जांपल से लेना पड़ेगा। आप देखिए आपको क्या करना है, डॉलर बाय करना है, रुपी सेल करना है, ये आपने डिसाइड किया, ठीक है। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज देखिए, सेम जैसे फ्यूचर में किया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज अगर डॉलर में दे रखी है तो डॉलर को मुझे क्या करना है, बाय करना है। राइट टू बाय कहाँ मिलेगा? कॉल ऑप्शन में, तो कॉल ऑप्शन ले लीजिए। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज रुपी में दे रखी है तो देखो मेरे एग्जांपल में रुपी को मेरे को क्या करना था, सेल करना था। रुपी को सेल करना था, राइट टू सेल कहाँ मिलेगा? पुट ऑप्शन में, तो आप पुट ऑप्शन ले लीजिए। बस इतना सा है। स्टेप नंबर 3 वही आप कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट। आप पता कर लीजिए कितने आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं, कॉल या पुट जो भी आपने डिसीजन लिया कितने बाय करने हैं। टोटल एक्सपोजर अमाउंट डिवाइडेड बाय लोट साइज, सेम वैसा ही। अगर एक्सपोजर अमाउंट और लोट साइज करेंसी डिफरेंट है तो जो न्यूमरेटर में एक्सपोजर अमाउंट आ रहा है उसे कन्वर्ट कर लीजिए लोट साइज करेंसी में यूजिंग ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ये इंटरनल कन्वर्जन है, एक्चुअल में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, इंटरनल अपनी कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। वहां पे अपन करेंसी फ्यूचर की रेट से करते थे, यहाँ ऑप्शन की रेट क्या होती है? ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन की रेट क्या होती है? ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, उससे आप कन्वर्ट कर लीजिए एक्सपोजर अमाउंट को लोट साइज करेंसी में, ठीक है सब। इसके बाद फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, होल नंबर ऑफ ऑप्शन लेने हैं। जैसे अगर मान लो आपका आया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 45.78 तो 0.78 इग्नोर कर दीजिए, 45 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में ऐसे ही क्या करता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया यानी वो अनहेज पार्ट है, उसकी कोई हेजिंग ही नहीं हो पा रही ना, 0.78 जितना पार्ट है उसकी कोई हेजिंग नहीं हो पा रही। फ्यूचर में तो बोलता था उसको छोड़ दो एज इट इज, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही क्या करता है, जितने भी क्वेश्चन है जो डेसिमल में फ्रैक्शन में लोट बच जाते हैं उतने अमाउंट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उतने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो फॉर फ्रैक्शन पार्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बोले ना बोले हर बार लेता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ऑप्शन के क्वेश्चन में होगा जनरली ये आपको लोट या कॉन्ट्रैक्ट की साइज दे नहीं रखेगी, लोट या कॉन्ट्रैक्ट की साइज, लोट साइज या कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं बता रखी ऑप्शन की, तो सर क्या करें? तो सर से 1 अज्यूम कर लेंगे, 1 अज्यूम कर लीजिए, सबसे बेस्ट अजम्पशन है 1 अज्यूम कर लीजिए। सर ये तो ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन या कॉन्ट्रैक्ट की लोट साइज नहीं दे रखी तो मैं स्टेप नंबर 2 पे ही अटक जाऊंगा, क्योंकि उस पर मैं डिसीजन लेता हूँ लोट साइज कौन सी करेंसी में है, उसके बेसिस पे लेता हूँ कॉल ऑप्शन लेना है पुट ऑप्शन लेना है। जब लोट साइज ही नहीं दे रखी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी करेंसी में है ऑप्शन की लोट साइज? तो इसको पता लगाने की टेक्निक है। क्या टेक्निक है? आप लोट साइज 1 अज्यूम कर लीजिए। अब आप देखिए लोट साइज की करेंसी हमें पता नहीं क्या है, तो आप देखिए ऑप्शन पे प्रीमियम देख लीजिए, क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन होगा ये, और स्ट्राइक प्राइस भी गिवन होगी। या तो आप ऑप्शन का प्रीमियम चेक कर लीजिए या स्ट्राइक प्राइस, कोई भी एक चेक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए अगर ऑप्शन का अपन प्रीमियम लेते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम आपको दे रखा है $1 = ₹10, तो $1 पर कितना प्रीमियम बताया? 10 रुपीज। तो क्लियर कट इसका ये मीनिंग है ना कि 10 रुपीज का प्रीमियम है अगेंस्ट $1, यानी जो लोट साइज है वो डॉलर में ही होगी, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक दिया था, वो लेक्चर में अपने डिटेल में देखा है, तो वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है एग्जाम के लिए अभी आपको। तो $1 = ₹10, यानी ₹10 का प्रीमियम $1 के अगेंस्ट है, यानी लोट साइज डॉलर में है कंफर्म। आपको प्रीमियम ऐसे दे दिया सर ₹10, तो सर अब क्या करूं? अभी तो अगेंस्ट में बता नहीं रखा किसके अगेंस्ट है, तो भाई आप क्वेश्चन में देखो ना दूसरी करेंसी कौन सी है। पता चला क्वेश्चन में दूसरी करेंसी डॉलर है, तो ₹10 किसके अगेंस्ट होगा? डॉलर के अगेंस्ट ही होगा, यानी ये डॉलर के अगेंस्ट है, यानी ऑप्शन की लोट साइज डॉलर में है, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा लोगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट कवर्ड और अनकवर्ड अमाउंट, कि ऑप्शन से अमाउंट कितना कवर किया और कितना अनकवर्ड रह गया। क्यों? क्योंकि कवर्ड अमाउंट पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अनकवर्ड जो रह जाता है फ्रैक्शनल वाला उसके लिए फॉरवर्ड करते हैं। तो कवर्ड अमाउंट कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, जो ऑप्शन से कवर हुआ नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लोट साइज। अनकवर्ड अमाउंट जिसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो कैसे निकालेंगे? अगर एक्सपोजर अमाउंट करेंसी और लोट साइज करेंसी दोनों सेम है तो सिंपल सा एक्सपोजर अमाउंट में से जो अमाउंट आपने ऑप्शन से कवर कर लिया, जो अपन ने अभी निकाला, वो लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अनकवर्ड अमाउंट। लेकिन अगर एक्सपोजर अमाउंट करेंसी और लोट साइज करेंसी दोनों अलग अलग है, दोनों का जो करेंसी है वो अलग अलग है, हो सकता है एक्सपोजर अमाउंट डॉलर में है और लोट साइज आपकी रुपये में है, तो अब क्या करें? तो आप एक्सपोजर अमाउंट ले लीजिए, उसमें माइनस क्या करना है? जो आपने ऑप्शन से कवर कर लिया, पर जो ऑप्शन से कवर किया वो तो देखो रुपीज में आ रहा होगा। कैसे? नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो कि रुपीज में, तो ये रुपीज में आ रहा होगा, और एक्सपोजर अमाउंट अपना किस में है? डॉलर में। तो आप क्या करोगे? अमाउंट कवर थ्रू जो ऑप्शन है उसको कन्वर्ट कर लोगे स्ट्राइक प्राइस पे। ये कैलकुलेशन क्या एक्चुअल में कर रहे हैं? नहीं, ये भी इंटरनल अपनी कैलकुलेशन के लिए, इसलिए ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस काम में ले ली। तो टोटल एक्सपोजर अमाउंट माइनस अमाउंट कवर थ्रू ऑप्शन कन्वर्टेड एट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो अगर सेम हो दोनों की करेंसी, डायरेक्टली टोटल एक्सपोजर में से माइनस कर दो कवर थ्रू ऑप्शन, और नहीं तो आप कवर थ्रू ऑप्शन को आपको कन्वर्ट करके माइनस करना है, ठीक है। लास्ट फाइनल स्टेप जिससे आपको आपका फाइनल पेमेंट मिल जाएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कितना हो रहा है।
कैलकुलेशन ऑफ फाइनल पेमेंट थ्रू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग, इसके लिए मैक्सिमम 4 कैलकुलेशन होंगी क्वेश्चन में, मैक्सिमम 4, ठीक है, हो सकता है किसी में कम भी हो, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। क्या क्या? प्रीमियम ऑन करेंसी ऑप्शन, एक तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है जीरो टाइम पे, वो पता करिए, वो कैसे पता करेंगे आप? नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, बहुत ईजी है, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर कंपनी की जो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो लोड साइज है वो कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, तो बस ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम आपकी होम करेंसी में ही आया होगा और हमें होम करेंसी में ही पूरा अमाउंट निकालने होते हैं, तभी हम डिसीजन दे पाते हैं, तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो लोड साइज है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो लोड साइज है वो कंपनी की होम करेंसी में है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में, यानी लोड साइज भी रुपये में है और मेरी होम करेंसी भी रुपये है, तो आप जो प्रीमियम निकालोगे ना वो देखना हमेशा दूसरी करेंसी में आएगा, फॉरेन करेंसी में आ रहा होगा। तो प्रीमियम फॉरेन करेंसी में आ रहा है, मान लो प्रीमियम आ रहा है मेरा $100 का, तो यानी मुझे $100 का प्रीमियम पे करना ऑप्शन लेने के लिए, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मेरे पास $100 थोड़ी ना है, मेरे पास तो रुपीज़ है, तो पहले मैं डीलर को क्या बोलूँगा, भैया रुपया ले ले और मुझे डॉलर दे दे, $100 दे दे ताकि मैं प्रीमियम पे कर पाऊँ, तो पहले उसको रुपया देके डॉलर खरीदूंगा और उसके बाद वो प्रीमियम पे करूंगा। तो यानी जब ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वो कंपनी की होम करेंसी में है, तो कंफर्म है प्रीमियम का अमाउंट दूसरी करेंसी में आएगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रीमियम के अमाउंट को कंपनी की होम करेंसी में एट बिगिनिंग स्पॉट रेट, जीरो टाइम की स्पॉट रेट पे। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो आज ही पे करना है ना, जीरो टाइम पे करना है, इसलिए जीरो टाइम की स्पॉट रेट। चलिए एक पेमेंट ये होता है। दूसरा क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम देखो जीरो टाइम पे करना पड़ता है। फ्यूचर में क्या होता था, इनिशियल मार्जिन, लेकिन वो रिफंड मिलता था, उसका इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लेते थे, वहाँ पे डायरेक्ट बस इंटरेस्ट कॉस्ट लेते थे। या तो प्रीमियम पे हो गया, बस वो मिल गया, वो ऑप्शन सेलर को जाएगा, वो रिफंड नहीं आता है, तो कॉस्ट है, ऑप्शन को खरीदने का पैसा है। अब देखो ऑप्शन प्रीमियम जीरो टाइम पे करा तो मैं ये मानूंगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोरो करके लाया हूँगा और फिर पे किया हूँगा, ठीक है। तो बोरो करके लाया तो सर इंटरेस्ट कॉस्ट पे लगाओ, तो प्रीमियम अमाउंट पे इंटरेस्ट कॉस्ट बोरोइंग की रेट से टाइम पीरियड ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जितना उतने टाइम का लगा दीजिए। तो दूसरा पेमेंट ये होता है। तीसरा, आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो आपने अमाउंट कवर किया उसका पेमेंट भी आप करोगे। तो अब देखिए मैच्योरिटी पे कैसे होगा पेमेंट। आप पहले ये देखिए मैच्योरिटी पे हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर मैच्योरिटी पे हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है नहीं करना उसका डिसीजन मैंने आपको पहले बता दिया कैसे आप डिसाइड करते हैं, फीचर्स में अपने डिस्कस किया था। अगर मैच्योरिटी पे मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो बताओ क्या होगा, जो कवर्ड अमाउंट ऑप्शन का उसका पेमेंट में क्या करूंगा, मार्केट रेट पे करूंगा। यानी मैच्योरिटी पे जो मार्केट में एक्चुअल स्पॉट रेट चल रही होगी, मैच्योरिटी पे जो डीलर के पास एक्चुअल स्पॉट रेट चल रही होगी उस पर पेमेंट हो जाएगा, बस सिंपल सा है, खत्म। और अगर मैच्योरिटी पे मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं तो बताओ क्या होगा। तो आपको देखना है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लोड साइज अगर कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, लोड साइज कंपनी की होम करेंसी में नहीं है, तो सिंपल सा है नंबर ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय लोड साइज मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे तो पेमेंट करना है, बस ये आ जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो लोड साइज है कॉन्ट्रैक्ट की जो लोड साइज है वो कंपनी की होम करेंसी के अंदर है, लोड साइज भी रुपये और मेरी होम करेंसी भी रुपये। अब दिक्कत हो गई। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय लोड साइज, बस इतना ही कर देना, आपको पेमेंट मिल जाएगा ऑप्शन के थ्रू कितना हो रहा है। सर ऐसे कैसे, स्ट्राइक प्राइस तो आनी चाहिए। आप स्ट्राइक प्राइस एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये पेमेंट क्या हो जाएगा, दूसरी करेंसी में आ जाएगा। आप हमेशा याद रखो जब भी लोड साइज आपकी करेंसी में होती है ना कुछ तकलीफ होने वाली है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है मेहनत। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक प्राइस कर लीजिए। मैंने लेक्चर में समझाया भी है आपको कि आप स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो अमाउंट है ना वो फॉरेन करेंसी में आ जाएगा, उतना जितना आपको एक्सपोजर करना है, ठीक है, वही अमाउंट आ जाएगा। अब इसको वापस कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपनी होम करेंसी में, तो किस रेट से करेंगे, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है, इसमें एक्चुअल स्पॉट रेट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे फाइनल पेमेंट वाले में। तो स्ट्राइक प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार स्ट्राइक प्राइस से डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली वो आपस में कट हो जाएगा। तो सिंपल सा है ना, नंबर ऑफ लॉट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, ये याद रख लो, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट पे आपने को जाना नहीं है अभी, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। सर अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट पर, सेटलमेंट डेट पर वास्तव में क्या एक्चुअल स्पॉट रेट हो गई ये नहीं दे रखी, तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है, कैसे लेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये मान लो कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको स्पॉट रेट चाहिए पेमेंट निकालने के लिए, वो है ही नहीं, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखी है रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस एट मैच्योरिटी डेट, आपको जीरो टाइम पे दे रखा है कि मैच्योरिटी पे ये एक्सपेक्टेड प्राइस होने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप क्या करिए, स्ट्राइक प्राइस को हर एक्सपेक्टेड प्राइस से कंपेयर करके पेमेंट निकालिए और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फाइनल पेमेंट बता दीजिए। वो कैसे आएगा देखिए, $1,00,000 मुझे पे करने हैं 3 मंथ बाद, लॉट साइज $200 है, नंबर ऑफ लॉट आ गए 500 लॉट्स, कॉल ऑप्शन बाय करना था मुझे और स्ट्राइक प्राइस है $1 = ₹40।
एक्सपेक्टेड प्राइस और मैच्योरिटी बता रखी है, 35 भी हो सकती है, 38, 40, 43 और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब देखिए एक्सपेक्टेड प्राइस 35 हो गई, मैंने कॉल ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन लिया है नहीं राइट टू बाय। मैं चाहूँ तो स्ट्राइक प्राइस 40 पे खरीद सकता हूँ, मार्केट में प्राइस 35 है, किस पे खरीदूंगा, मार्केट वाली पे। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज वाले कॉलम में डाल दीजिए नो। आप टोटल 6 कॉलम बनाइए, सेकंड ऑप्शन एक्सरसाइज और नोट नो। आप किस रेट पे पेमेंट करेंगे, मार्केट वाली रेट 35। कितना पेमेंट करेंगे मार्केट वाली रेट पे, मार्केट जो टोटल अमाउंट है $1,00,000 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एक्सपेक्टेड पेमेंट को, तो आपको मिल जाएगा। फिर अगर प्राइस 38 होती है मैच्योरिटी पे तो भी नहीं करूंगा ऑप्शन एक्सरसाइज, 40 रुपये पे क्यों खरीदूँ, मार्केट में 38 पे ले लूंगा। 40 हो गई तो बराबर है, इंडिफरेंट है, मत करो या करो एक्सरसाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मार्केट में 43 हो गई तो सर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, 40 पे ही मिलेगा, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, पेमेंट रेट 40 आएगी। इन सब में टोटल एक्सपेक्टेड आपको पेमेंट मिल जाएगा। ये 6 कॉलम बना के आपको फिर कैलकुलेशन करनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो, और ऐसा क्वेश्चन अपने पास है भी, जो अपन ने किया भी है। चलिए लास्ट जो आपका चौथा कैलकुलेशन होगी पेमेंट की, होगी अनकवर्ड अमाउंट। जो अनकवर्ड अमाउंट अपन ने निकाला था, अनकवर्ड अमाउंट जो अपन ने निकाला था उसका पेमेंट किस पे होगा, फॉरवर्ड रेट पे। क्यों, क्योंकि उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जो भी आज के दिन के लिए फॉरवर्ड रेट अपन ने 0 टाइम पे डिसाइड कर ली होगी उस पर उसका पेमेंट। तो टोटल 4 पेमेंट आप निकालोगे, कवर्ड अमाउंट का पेमेंट, अनकवर्ड अमाउंट का पेमेंट, प्रीमियम और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन प्रीमियम। आपका फाइनल अमाउंट थ्रू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा और आंसर मैच हो जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए आर्बिट्रेज प्रोसेस इन फॉरेक्स, हेजिंग वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस, फॉरेक्स में आर्बिट्रेज कैसे होता है। सर आर्बिट्रेज का मतलब क्या है, अभी तक तो मेरे पास रिस्क थी, उसको मैं कम करना चाहता था, मार्केट में 3 तरीके के लोग होते हैं, हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर। हेजर वो होते हैं जिनकी कोई रिस्क होती है उसको वो कम करना चाहते हैं। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो मार्केट में जाते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, पर उसमें रिस्क रहती है। जहाँ पे जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, पर आपको लॉस भी हो सकता है। तो आर्बिट्रेजर भी एक तरीके से स्पेकुलेटर है, ये मार्केट में जाता है प्रॉफिट कमाने के पर्सपेक्टिव से, इसकी कोई रिस्क नहीं है, उसको कुछ कम नहीं करना, बस प्रॉफिट कमाने के पर्सपेक्टिव से जाता है। तो क्या दिक्कत है सर, प्रॉफिट कमाने के पर्सपेक्टिव से जाता है लेकिन ये रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना चाहता है बिना किसी रिस्क को लेके। स्पेकुलेटर रिस्क लेके प्रॉफिट कमाता है, आर्बिट्रेजर बिना किसी रिस्क लिए प्रॉफिट कमाना चाहता है मार्केट में। तो इसको फॉरेक्स में कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई ना ही डॉलर बाय करने हैं ना ही सेल करने हैं, बस इसको तो प्रॉफिट कमाना है। तो कैसे करता है ये काम, रिस्क लेस प्रॉफिट कमाने का एक प्रोसेस है, उसे आर्बिट्रेज बोला जाता है, और इसको करने वाले पर्सन को आर्बिट्रेजर बोला जाता है। 2 तरीके के आर्बिट्रेज होते हैं, पहला होता है जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज। जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज कैसे पॉसिबल हो पाता है कि एक ही करेंसी की 2 अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चल रही है, तो ये पॉसिबल हो पाता है। जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज 2 टाइप के होते हैं, पहला है 2 पॉइंट आर्बिट्रेज। 2 पॉइंट आर्बिट्रेज में 2 मार्केट आपको दे रखे हैं, 2 मार्केट दे रखे हैं, 2 मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चल रही है करेंसी की। वो ऐसे मार्केट में आर्बिट्रेजर हूँ तो मैं क्या करूँगा, जिस मार्केट में कम प्राइस चल रही होगी वहाँ से तो बाय कर लूँगा, और जिस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चल रही होगी वहाँ बेच दूंगा। बस एग्जांपल के लिए देखो मैंने लिखा फर्स्ट मार्केट में 40.25 और 40.50, ये 2 प्राइसेस चल रही है डॉलर की। सेकंड मार्केट में 40.52 और 40.62। आर्बिट्रेजर क्या करेगा, फर्स्ट मार्केट में बाय करेगा तो 40.50 पे मिलेगा, सेकंड मार्केट में बाय करेगा तो 40.62। तो फर्स्ट में तो ये बाय कर लेगा 40.50 पे, सेकंड मार्केट में अगर सेल करेगा तो कितने पे सेल होगा, 40.52, कम से कम यही तो है सेकंड मार्केट में, तो सेकंड मार्केट में सेल कर देगा, प्रॉफिट कमा लिया। ये रिस्क लेस प्रॉफिट, 2 मार्केट में अलग अलग प्राइसेस से उसका फायदा उठाया है इसने। जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज में सेकंड टाइप आर्बिट्रेज होता है 3 पॉइंट या ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। इसमें 3 मार्केट्स होते हैं, तो इसमें भी एक तो जनरल क्वेश्चन यही होगा, जहां सबसे कम प्राइस होगी वहां से बाय कर लेगा और जहां सबसे ज्यादा प्राइस होगी वहां बेच देगा। पर ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता ICAI। इसमें क्या करता है, बताता है आर्बिट्रेजर के पास इनिशियली कुछ पैसे हैं, वो तीनों मार्केट में घुमा कर पैसे कमाना चाहता है। कैसे, जैसे सपोज इनिशियली आर्बिट्रेजर के पास $1,00,000 है, 3 मार्केट की रेट दे रखी है, डॉलर की रुपीस के अगेंस्ट, पाउंड रुपीस और पाउंड इक्वल टू डॉलर। तो क्या करेगा आर्बिट्रेजर, पहले डॉलर की रुपये की रेट से एक मार्केट में डॉलर से रुपये पे कन्वर्ट कराएगा, फिर रुपये से पाउंड पे और पाउंड से वापस डॉलर पे आ जाएगा, या फिर पहले डॉलर से पाउंड पे, पाउंड से रुपये पे और रुपये से वापस डॉलर पे आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें ट्रायंगल बना के सॉल्व करना है। 2 रूट अवेलेबल है, 2 पाथ अवेलेबल है, या तो पहले वो डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराए, रुपये से पाउंड पे जाए, पाउंड से वापस डॉलर पे आए, या डॉलर से पाउंड पे जाए फिर रुपये पे फिर वापस डॉलर पे आए। 2 रूट अवेलेबल है, तो आर्बिट्रेजर इन दोनों में से एक रूट फॉलो करेगा। हमेशा ध्यान रखना, एक रूट पे हमेशा फायदा होगा और एक रूट पे लॉस होगा। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कोई भी रूट उठा लेना है जनरली, उसमें अगर आपको फायदा हो जाता है तो बस वो कैलकुलेट करके बता दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन आपने एक रूट उठाया क्वेश्चन में और उस पर आपका लॉस आ गया, तो आपको दूसरे रूट से भी कैलकुलेशन करके बतानी पड़ेगी, उस पर प्रॉफिट निकाल के बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा ही जाता है कि आर्बिट्रेजर को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस इतना सा है, छोटा सा फालतू सा टॉपिक है।
सेकंड देखिए कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ये थोड़ा अच्छा है फिर भी। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, एक हमने जियोग्राफिकल आर्बिट्रेज देखा, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है, यहाँ पे आर्बिट्रेजर क्या करता है, दो करेंसी की इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है और दो करेंसीज की स्पॉट और फॉरवर्ड की एक्सचेंज रेट में डिफरेंस है, उनका फायदा उठाकर, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाकर वो आर्बिट्रेज करता है, तो उसे बोलता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इसमें क्या करता है आर्बिट्रेजर, एक करेंसी में तो बोरो कर लेता है और दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करता है। बस इसको यही डिसीजन लेना है कि कौन सी करेंसी में बोरो करने पर फायदा होगा। बस एक करेंसी में बोरो कर लेगा और दूसरी में इन्वेस्ट कर देगा, बस ये डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी करेंसी में मैं बोरो करूं जिससे कि मुझे गेन हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही चीज़ है। मान लो आपकी दो करेंसीज है, डॉलर और रुपी, तो अगर ऐसा हो सकता है मैं रुपी में बोरो कर रहा हूं तो गेन हो रहा है, तो कंफर्म है डॉलर में बोरो करने पे आपको लॉस हो रहा होगा। तो इसको यही पता करना है कि कौन सी करेंसी में बोरो करा जाए जिससे कि मुझे फायदा हो। तो एक एग्जांपल से आर्बिट्रेज प्रोसेस समझेंगे। इसमें अपन स्पॉट रेट दे रखी है 1 ईयर फॉरवर्ड डॉलर की, आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है दोनों करेंसीज की। आर्बिट्रेजर या तो 40 लाख रुपीज़ बोरो करना चाहता है या 1 लाख डॉलर, आपको यही बताना है क्या बोरो करे ताकि वो पैसा कमा सके। तो देखिए 40 लाख रुपये तो 1 लाख डॉलर से ये अमाउंट कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये देखिए इक्विवेलेंट अमाउंट है। इक्विवेलेंट अमाउंट क्या होता है, रुपी 40 लाख आज के दिन डॉलर में कितने के बराबर होंगे, आज के दिन की स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लीजिए। स्पॉट रेट क्या 40, तो इससे 1 लाख डॉलर, यानी आज के दिन या तो मैं रुपी 40 लाख बोरो कर लूँ तो भी एक ही बात है, या 1 लाख डॉलर बोरो कर लूँ तो एक ही बात है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट है ये। अब देखिए आर्बिट्रेजर का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोसेस का इस डायग्राम से। सपोज आर्बिट्रेजर रुपी में बोरो करता है तो क्या करेगा, उसको पैसा तो चाहिए ही नहीं, तो रुपी उसके कोई काम के नहीं है, वो उसे डीलर के पास जाकर डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा, डॉलर में कन्वर्ट करा लेगा आज ही स्पॉट पर ही तुरंत। फिर डॉलर मिल गए इसको, इन डॉलर का भी कोई काम नहीं है इसको, ये तो पैसा कमाना चाहता है, इस डॉलर को ये यूएस में जाके इन्वेस्ट कर देगा, यूएस में जाके डॉलर इन्वेस्ट कर देगा। फिर क्या होगा सर, मैच्योरिटी पे जो डॉलर इसने इन्वेस्ट किए थे विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये एक और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मैच्योरिटी पे डॉलर आप विड्रॉ करोगे इसको कन्वर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रुपये में कन्वर्ट करने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में। एक तरीके से मनी मार्केट जैसा ही प्रोसेस है, पर वहाँ एक्चुअल में आपकी कोई लाइबिलिटी एसेट होती है, यहाँ एक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं लाइबिलिटी एसेट, तो इसको स्टार्टिंग में ही आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। मैच्योरिटी पे मैंने जो इन्वेस्ट किया था विड्रॉ किया विद इंटरेस्ट, इसको कन्वर्ट कर लूँगा, स्टार्टिंग में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे रुपये में कन्वर्ट कर लूँगा। अब ये पैसा आ गया रुपये में, इससे जो मैंने रुपये की बोरोइंग ली थी 0 टाइम पे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा, और इसमें लास्ट में मेरे पास जो पैसा बचेगा वो मेरा गेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस में बोरो करें, रुपये में बोरो करूँ, डॉलर में बोरो करता तो क्या होता, डॉलर में बोरो करता फिर रुपये में कन्वर्ट करता, रुपये में इन्वेस्ट करता, मैच्योरिटी पे रुपये विद इंटरेस्ट विड्रॉ करता, डॉलर में कन्वर्ट करा के डॉलर की बोरोइंग रीपे करता, फिर मेरा अल्टीमेट मुझे प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, इस तरीके से होता है प्रोसेस। तो किस में बोरो करें, तो 0 टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है आइडेंटिफाई द करेंसी इन विच आर्बिट्रेजर शुड बोरो, ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है, आइडेंटिफाइंग द करेंसी इन विच आर्बिट्रेजर शुड बोरो। आपको टोटल 7 स्टेप्स में वर्किंग बताने वाला हूँ, 7 स्टेप्स बस ये याद रख लेना, ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। पहला स्टेप, कौन सी करेंसी में बोरो करें। सर आपसे नॉर्मली पूछूँ तो आप लोग बोलोगे सर इंटरेस्ट रेट जहाँ कम है वहाँ बोरो कर लो, पर केवल इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट नहीं डालती है, एक्सचेंज रेट भी इंपैक्ट डालती है। एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे डालती है। सपोज मैंने रुपये में बोरो करा तो मुझे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसे डॉलर में कन्वर्ट करा लूँगा 0 टाइम पे, मैं इसको डॉलर में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैच्योरिटी पे 4% इनकम कमा लूँगा डॉलर पर। तो सर आपने इंटरेस्ट का नुकसान करवा लिया ना, 12% पे करा और कमाया कितना 4%, यानी 8% का मैंने इंटरेस्ट का नुकसान करवा लिया। पर सर अभी सुनो, मैच्योरिटी पे डॉलर मिलेंगे विद इंटरेस्ट, इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा रुपये पर, इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा रुपये पर फॉरवर्ड रेट पर। फॉरवर्ड रेट कितनी है, $1 की 45, तो ये रेट क्या है, स्पॉट की रेट से ज़्यादा है। ये रेट 45 है, तो मेरा अगर $1 लाख का अमाउंट होता है तो वो 45 लाख में कन्वर्ट होगा। ठीक है, करेक्ट। और अगर ये रेट 48 होती तो 48 लाख में कन्वर्ट होता है, यानी ये रेट जितनी ज़्यादा होती, फॉरवर्ड रेट जितनी ज़्यादा होती उतना फ़ायदा होता ना, उतना पैसा मुझे मिलता, फिर मैं रुपये की बोरिंग रीपे कर दूंगा, यही होगा। तो यानी फॉरवर्ड रेट जितनी ज़्यादा होगी इस वाले केस में उतना मुझे फ़ायदा हो रहा है। इस वाले केस में जब मैं रुपये में बोरा कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा हो रहा है, यानी आपका प्रीमियम, अगर मैं बोलूँ स्पोर्ट से फॉरवर्ड में जो प्रीमियम है वो जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा है, प्रीमियम यानी एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। प्रीमियम का दूसरा नाम एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल मेथड से निकालते थे, तो एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल जितना होगा ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा हो रहा है अपना। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल प्रीमियम अगर मैं निकालूँ 40-45 का, तो इस क्वेश्चन में आ रहा है 12.50%, यानी मुझे 12.50% का फ़ायदा हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट की वजह से नुकसान कितना हो रहा है 8% का। तो सर नेट मुझे फ़ायदा ही हो रहा है, देखो 12.50% का एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल की वजह से फ़ायदा हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट की वजह से मुझे 4% का नुकसान हो रहा है, 8% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो नेट में 4.5% का फ़ायदा कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, एक करेंसी में बोरो करने पर, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, एक करेंसी में बोरो करने पर अगर इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा हो रहा है तो कन्फर्म है उस करेंसी में आपको एक्सचेंज रेट का नुकसान हो रहा होगा। आप सोच के भी देख लेना, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू।
और अगर एक करेंसी में आपको इंटरेस्ट रेट पर नुकसान हो रहा है तो कंफर्म है कि एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल से आपको फायदा हो रहा होगा। तो आपको क्या देखना है, नेट क्या हो रहा है, नेट फायदा हो रहा है कि नुकसान, नेट फायदा नुकसान क्या हो रहा है वो आपको देखना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है किस करेंसी में बोरो करें। अभी तो क्लियर पता चल गया, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल की वजह से 12.5% का फायदा है और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से 8% का नुकसान है अगर इंडिया में बोरो करें। तो नेट मुझे फायदा हो रहा है इंडिया में बोरो करने पर, तो इंडिया में बोरो कर लेना चाहिए। पर एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना नहीं सोचना, आप तो स्टेप लगाओ। ये पता करने के लिए आपको 3 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पहला, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकाल लो, वो कैसे आएगा, 12% माइनस 4% 8%। फिर आप एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल निकाल लीजिए, यानी एनुअल प्रीमियम डिस्काउंट, वो आप निकालेंगे, एनुअल निकालना है आपको। फिर आप इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस और एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल को कंपेयर कर लीजिए, इसमें से हाई डिफरेंशियल के बेसिस पे डिसीजन देंगे। हाई डिफरेंशियल देखो किसका है, हाई डिफरेंशियल किसका है, हाई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट डाल रही है, ज़्यादा इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट डाल रही है। अगर हाई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का आता है, अपने वाले केस में लो एक्सचेंज रेट का हाई डिफरेंशियल था। अगर इंटरेस्ट रेट का हाई डिफरेंशियल आता है यानी ज़्यादा इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट डाल रही है तो आप उस करेंसी में बोरो कर लीजिए जिसकी इंटरेस्ट रेट कम हो। और अगर हाई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का नहीं आ रहा है, हाई डिफरेंशियल आपका एक्सचेंज रेट का आ रहा है, हाई डिफरेंशियल अगर आपका एक्सचेंज रेट का आ रहा है, जैसे अपने एग्जांपल में आ रहा था, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 8% और एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल 12.5%, यानी ज़्यादा इंपैक्ट एक्सचेंज रेट डाल रही है। तो यानी इंडिया में क्या हो रहा है, एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट में नुकसान हो रहा था, एक्सचेंज रेट में फायदा। तो आप उस करेंसी में बोरो कर लीजिए जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा इंपैक्ट डालेगी, एक्सचेंज रेट ज़्यादा इंपैक्ट डाल रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट पे आपको फायदा देखना है। एक्सचेंज रेट पे फायदा कौन सी करेंसी में होगा, यानी उस करेंसी में होगा जिसमें इंटरेस्ट रेट पे नुकसान होगा, यानी आप उस करेंसी में बोरो कर लीजिए जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। तो बस ये डिसीजन आपको ध्यान रखना है। तो इस अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले लिया, रुपये में बोरो करना। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जो प्रोसेस बताया, रुपये में बोरो कर लिया, 0 टाइम पे इसको डॉलर में कन्वर्ट करा लिया स्पॉट रेट पे। थर्ड स्टेप में आप इसको डिपॉजिट करा देंगे यूएस के अंदर, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे भी अभी एंटर कर लेंगे ताकि ये डिपॉजिट जो अमाउंट किया है वो मैच्योरिटी पे आप रुपये में कन्वर्ट करा सकें। तो स्टेप नंबर 3 और 4 तो फालतू के थे। फिर मैच्योरिटी पे क्या करेंगे, आप विड्रॉ करेंगे जो पैसा आपने डिपॉजिट कराया डॉलर में विद इंटरेस्ट और इसको कन्वर्ट कर लेंगे फॉरवर्ड रेट पे। तो विड्रॉ इनिशियली डिपॉजिटेड करेंसी विद इंटरेस्ट एंड कन्वर्ट इट इन इनिशियली बोरोड करेंसी यूजिंग फॉरवर्ड रेट। ये आपका क्या आ जाएगा, इनफ्लो। यही तो आया मेरा पैसा। फिर स्टेप नंबर 6 में आप रीपे कर दीजिए जो इनिशियली आपने करेंसी बोरो करी थी रुपये, विद इंटरेस्ट आप रीपे कर दीजिए, या विद इंटरेस्ट रीपे करेंगे, या ये क्या होगा आपका आउटफ्लो। तो स्टेप नंबर 5 में मिला इनफ्लो, स्टेप नंबर 6 में आउटफ्लो, स्टेप नंबर 7 में गेन ड्यू टू आर्बिट्रेज कैसे आएगा, 5th नंबर का इनफ्लो, 5th नंबर स्टेप का इनफ्लो माइनस 6th नंबर स्टेप का आउटफ्लो, आपका गेन आ जाएगा आर्बिट्रेज से कितना हुआ, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका आर्बिट्रेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आ जाइए क्रॉस रेट। क्रॉस रेट आपकी क्या होती है ये समझिए। क्रॉस रेट देखिए, क्रॉस रेट कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको दे रखा है, क्रॉस रेट की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस रेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे 2 करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन करना है जिनके बीच की डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे पाउंड बाय करना है, मुझे 3 महीने बाद पाउंड में पेमेंट करना है, मुझे 3 महीने बाद पाउंड में पेमेंट करना है 1 लाख पाउंड का। मैं इंडिया का पर्सन हूँ तो मेरे पास मुझे क्या चाहिए, पाउंड। मैं डीलर को बोलूँगा रुपया ले लो और पाउंड दे दो, रुपया ले लो और पाउंड दे दो। तो ऐसा करने के लिए मुझे रुपये और पाउंड के बीच की रेट चाहिए, पर क्वेश्चन में आपको रुपये और पाउंड के बीच की रेट नहीं दे रखी है, आपको डॉलर और रुपये के बीच की रेट दे रखी है। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने, और पाउंड और डॉलर के बीच की रेट दे रखी है, पाउंड और रुपये के बीच की रेट नहीं दे रखी, यानी मुझे पाउंड और रुपये के बीच की रेट निकालनी है। इसे ही हम बोलते हैं क्रॉस रेट निकालना, ये हमारी ज़रूरत होती है। निकालते कैसे हैं, 4 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन होगी। पहला स्टेप, आपको पता चल गया किसके और किसके बीच की निकालनी है, पाउंड और रुपये। लेकिन सर हमें पता तो चल गया पाउंड और रुपये के बीच की रेट निकालनी है, इसमें से बेस करेंसी किसको बनाऊं ये भी तो बताओ, तभी तो हम रेट निकालेंगे। तो सर बेस करेंसी आप उसको बनाइए जिसका आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन हो, उस जिस करेंसी का अमाउंट गिवन हो। आपको बोला कि 1 लाख डॉलर का पेमेंट करना है, 1 लाख पाउंड का आपको पेमेंट करना है, यानी 1 लाख पाउंड में अमाउंट गिवन है ना, यानी पाउंड को तो बेस करेंसी बना दो, रुपये को अदर करेंसी। आप किसी को भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फाइनल मैच करेगा। लेकिन आप है ना जिसका अमाउंट गिवन है उसको अगर आप बेस करेंसी बनाओगे ना तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा, और ICAI भी यही करता है हर क्वेश्चन में। तो डिटरमाइन बेस करेंसी फॉर विच कोटेशन इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट अदर करेंसी, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे आप बेस करेंसी किसे बनाएंगे, हियर बेस करेंसी विल बी दैट फॉर विच करेंसी अमाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन फॉर परचेज और सेल अगेंस्ट अदर करेंसी। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि हमें पाउंड 1 लाख का पेमेंट करना आफ्टर 3 मंथ्स, तो यानी पाउंड को आप बेस करेंसी बना दीजिए। तो 1 पाउंड इक्वल टू रुपये, ये रेट मुझे निकालनी है। स्टेप नंबर 2, अगर आपको 2 वे कोड दे रखा हो, 2 वे कोड का मतलब होता है बिड और ऑफर दोनों की रेट दे रखी हो, तो क्या करेंगे, तो ही आएगा स्टेप नंबर 2, अदरवाइज आएगा ही नहीं।
तो अगर दोनों की रेट दे रखी हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। ये क्या बोलता है, आप एप्लीकेबल रेट उठाओ, एक एक रेट सेलेक्ट कर लो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है बाय लिंकिंग द करेंसीज। और लिंक कैसे करोगे, स्टार्ट उस करेंसी से करो, स्टार्ट उस करेंसी से करो जिसको आपको सेल करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको रेट दे रखी है $1 इक्वल्स ₹79 और 80, और 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.2 और $1.25। ठीक है, मुझे 1 GBP और 1 पाउंड, GBP और पाउंड एक ही बात है, पाउंड का ये साइन होता है इसे GBP बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड को स्टर्लिंग भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये रेट निकालनी है। अब देखिए, आप पहले लिंक करिए करेंसी को, एक एक रेट सेलेक्ट कर ले, दो रेट दे रखिए बिड और ऑफर की, पहले एक एक रेट सेलेक्ट कर लो आप। अगर एक एक रेट दे रखिए क्वेश्चन में तो ये स्टेप नंबर 2 आएगा ही नहीं। अब एक एक रेट सेलेक्ट कैसे करेंगे, लिंक करके करेंसी को। सबसे पहले स्टार्ट उस करेंसी से करिए जिसको आपको बेचना है। मुझे क्या करना था, मुझे पाउंड खरीदना है, मैं इंडिया का पर्सन हूं, तो डीलर को क्या बोलूंगा, रुपया ले लो और पाउंड दे दो। डीलर बोलेगा रुपया और पाउंड की रेट नहीं है, तो मैं बोलूंगा भैया एक बार रुपया तो ले लो, इसके बदले जो देना है दे दो। तो स्टार्ट किया मैंने जिसको मुझे बेचना है रुपये से, तो रुपये और डॉलर की रेट से स्टार्ट। तो रुपये ले लो तो बदले में वो मुझे क्या देगा, डॉलर। यानी मैं कस्टमर हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर बाय कर रहा हूँ, तो महंगी से महंगी रेट, ये वाली रेट आपने सेलेक्ट कर ली, ये रेट सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, डॉलर। मुझे चाहिए नहीं, मैं बोलूंगा डीलर को डॉलर ले लो, इसके बदले जो देना है दे दो। तो यहाँ पे ये वाली रेट पे आ जाएंगे, तो वो मुझसे डॉलर लेगा, बदले में क्या देगा, इस रेट से मुझे पाउंड मिल सकता है, तो वो मुझे पाउंड दे देगा। यानी मैं पाउंड बाय कर रहा हूँ, बेस करेंसी को मैं बाय कर रहा हूँ, तो वही महंगी से महंगी रेट $1.25। ये दो रेट सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 जो मैंने एग्जाम्पल बना के लिखा है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3, बस आप कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए, आपको क्रॉस रेट मिल जाएगी। ये कैसे होगी, मैथमेटिकली भी कर सकते हो और एक टेक्निक भी है, दोनों तरीके बता देता हूँ एग्जांपल से। देखिए, आपको $1 की रेट ₹80 दे रखी है, 1 पाउंड की $1.25, 1 पाउंड इक्वल टू रुपी रेट निकालिए। मैथमेटिक्स से कैसे होगी, देखो आपको क्या दे रखा है, 1 पाउंड इक्वल टू $1.25। यहाँ पे 1 के साथ पाउंड मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में 1.25 के साथ डॉलर मल्टीप्लाई में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे अलग करके लिखा। मुझे देखो जो रेट चाहिए 1 पाउंड इक्वल टू रुपी की रेट चाहिए, तो आप सबसे पहले वो रेट देख लीजिए जिसमें पाउंड आ रहा हो। 1 जो बेस करेंसी है वो किस में आ रही है, इसमें आ रही है सर, वो रेट उठाई एज इट इज लिख दी। इसमें मुझे क्या पसंद नहीं आ रहा, जो पसंद नहीं आ रहा ना उस चीज़ को हटा दो। मुझे क्या पसंद नहीं आ रहा, मुझे डॉलर पसंद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे डॉलर नहीं चाहिए। तो इस डॉलर की जगह कुछ रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल। डॉलर की देखो, $1 की वैल्यू कितनी है, ₹80। ये मल्टीप्लाई में डॉलर है, इसे हम क्या मानेंगे, $1। ठीक है, वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में यही तो होता है, वो वेरिएबल के आगे 1 होता है जब कुछ नहीं लिखा होता है। तो मल्टीप्लाई में जो डॉलर है उसको 1 मानेंगे, तो $1 की वैल्यू ₹80 है, तो इस डॉलर की जगह ₹80 रिप्लेस कर दूं। मैथमेटिक्स में ये तो करते थे इक्वेशन जब आप करते थे, तो इसकी जगह आप ₹80 रिप्लेस कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई में ₹80 डाल दीजिए, 1 पाउंड इक्वल रुपये की रेट आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें ही दूसरी तरीके से टेक्निक से कैसे सॉल्व करेंगे। टेक्निक से कैसे, आपको किसकी रेट चाहिए, 1 GBP इक्वल टू रुपी, आपको 1 GBP इक्वल टू रुपी की रेट चाहिए। दो तरीके, मैथमेटिक्स बता दी और एक टेक्निक भी है। टेक्निक क्या है, आपको 1 GBP इक्वल टू रुपी की रेट चाहिए, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, रुपी पर GBP की रेट चाहिए, रुपी पर GBP की रेट चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ। बिल्कुल एक ही बात है, रुपी पर GBP या फिर 1 GBP इक्वल टू रुपी, सेम बात है। मैथमेटिक्स में इस साइन को क्या रीड करते हैं, इस पर वाले साइन को, ओब्लिक वाले साइन को मैथमेटिक्स में क्या रीड करते हैं, डिवाइड का साइन। तो यानी रुपी बाई GBP, बस रुपी पर GBP को आप इस तरीके से लिखिए। एक बार आपको जो रेट दे रखी है उनको भी लिख लीजिए। रेट क्या दे रखी है, $1 इक्वल टू रुपी, यानी रुपी पर डॉलर की रेट, उनको भी ऐसे लिख लीजिए। और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाइए जो भी रेट दे रखी है। GBP इक्वल टू डॉलर, यानी डॉलर बाई GBP, डॉलर पर GBP, ये रेट दे रखी है। ठीक है, अब बस आप इसमें देखिए कि आपको रुपी न्यूमरेटर में चाहिए, तो जो रेट्स हैं उनमें रुपी जहाँ जहाँ पे भी वहाँ न्यूमरेटर में है क्या, बिल्कुल सर न्यूमरेटर में। और GBP आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो जो रेट्स आपको दे रखे हैं उनमें देखिए GBP डिनोमिनेटर में है क्या, बिल्कुल सर डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से रुपी पर GBP की रेट आ जाएगी, डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो बस आपको रेट मिल जाएगी, सिंपल सी है। तो रुपी पर GBP ये बनाई इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रुपी पर GBP, रुपी पर डॉलर की रेट एज इट इज ले लो 80, मल्टीप्लाई बाय डॉलर पर GBP की रेट एज इट इज ले लो 1.25, आपको मिल जाएगा 1 GBP इक्वल टू रुपी की क्या रेट है। ठीक है, ये अपन ने सॉल्व कर ली। ये बहुत ईजी होती है टेक्निक। 2-3 एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए, $1 इक्वल टू रुपी 80 की रेट, $1 इक्वल टू 0.80 GBP की रेट दे रखी है, और GBP और रुपी की रेट चाहिए। मैथमेटिक्स का यूज करें तो सबसे पहले 1 GBP, जहां पे भी GBP आ रहा हो वो वाली रेट ले लीजिए। तो GBP आ रहा है इस वाली रेट में, तो ये रेट मैंने ले ली। सर इसमें तो GBP आगे आ रहा है, 1 तो डॉलर के साथ लगा हुआ है, तो 1 GBP की रेट निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, 1 GBP इक्वल टू करूंगा तो 0.80 सामने वाली साइड में चल जाएगा, डिवाइड में $1.80, ये समझा चुका हूँ। डॉलर मल्टीप्लाई में, डॉलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसे हटा दो, तो डॉलर की जगह मैं क्या
₹80 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख दूंगा, तो आपकी रेट आ जाएगी। टेक्निक यूज़ करें तो टेक्निक में देखिए रुपी पर GBP की रेट चाहिए मुझे, क्या क्या दे रखी है, GBP पर डॉलर की रेट दे रखी है और रुपी पर डॉलर की रेट दे रखी है। तो GBP पर डॉलर की रेट दे रखी है और रुपी पर डॉलर की रेट। देखिए रुपी न्यूमरेटर में आना चाहिए सर, रुपी न्यूमरेटर में आ रहा है, पर GBP डिनोमिनेटर में आना चाहिए, लेकिन सर रेट दे रखी है GBP की जिसमें GBP न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो इसे हम उल्टा करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे इस रेट को, तो डॉलर पर GBP कर देंगे। इस रेट को मैंने रिवर्स कर दिया। बस आपको यही करना है, रुपी पर GBP की आपको रेट मिल जाएगी। डॉलर और GBP वाली रेट को तो उल्टा कर दो, ये थी डॉलर और GBP की रेट, तो इसे उल्टा कर देंगे 1.80 1 डिवाइडेड बाई 0.80, और रुपी और डॉलर की रेट एज इट इज़ काम में लेनी है, वो एज इट इज़ ले लेंगे। यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टेक्निक से करना चाहें तो टेक्निक से करिए, और टेक्निक सबसे बेटर रहती है। और जिनकी मैथमेटिक्स में कमांड है, आप मैथमेटिक्स की इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। क्रॉस रेट में वही है, सब चीज़ों में आप कंसेप्ट लगाइए, कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे सब चीज़ें अच्छे से होंगी। क्रॉस रेट भी बच्चों को टफ लगता है, क्यों, वो रट के जाते हैं, इसकी बिड रेट है, इसकी क्रॉस रेट, इसकी ऑफर रेट उठाओ, यहाँ पे ऐसे करो, ये करो, इतना सोचना ही नहीं है। इस तरीके से आप स्टेप्स लगाओ, आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, रुपी और डॉलर की रेट दे रखी है, डॉलर और GBP की, GBP और रुपी की रेट चाहिए। मैथमेटिकली सबसे पहले अपन देखेंगे जिस रेट में GBP आ रहा है वो उठा लेंगे, तो वो ले ली $1 = 0.80 GBP, तो 1 GBP की क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 0.80 डॉलर। डॉलर मुझे नहीं चाहिए तो डॉलर हटाओ, डॉलर मल्टीप्लाई में है तो डॉलर की रेट रख दो, तो डॉलर की रेट अवेलेबल ही नहीं है, रुपी की रेट है, तो क्या उससे डॉलर की निकाली जा सकती है, $1 = 1 डिवाइडेड बाई 0.0125 डॉलर रुपी हो जाएगी। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आपका अमाउंट आ गया मैथमेटिकली। टेक्निक यूज़ करें तो वही टेक्निक देख लीजिए, जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस रेट को उल्टा कर दो, बस ये लिख लो ताकि इस तरीके से हो जाइए। तो ये एक और एग्जाम्पल है, मैक्सिमम 3 रेट का आ सकता है, तो वो ये रहा एक एग्जाम्पल, तो ये देख लीजिएगा आप खुद से, ईजिली हो जाएगा क्रॉस रेट। फिर आप फाइनल क्रॉस रेट मिल जाएगी, उसमें एक्सचेंज मार्जिन आपको एड लेस करना होता है। क्रॉस रेट में आप हमेशा ध्यान रखना, बीच में कभी भी एक्सचेंज मार्जिन का एडजस्टमेंट मत करना, फाइनल क्रॉस रेट आ जाए स्टेप नंबर 3 में, फिर एक्सचेंज मार्जिन एड या लेस करना, जो भी आपका कंसेप्चुअली बनता है, ठीक है। कई बार ICAI बीच में करता है, फाइनल रेट पे करिए, सेम अमाउंट आएगा और मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे, बीच में करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा ईजी सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी बहुत सारी सब्सिडीज और ब्रांचेज हैं, और उनके पास सरप्लस कैश रखा हुआ है, मेरे पास भी और मेरी सब्सिडीज या ब्रांचेज के पास भी सरप्लस कैश रखा हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ में, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मेरी जो सब्सिडीज के पास सरप्लस रखा हुआ है अलग अलग कंट्रीज़ में, क्या वो सब्सिडीज अपनी अपनी कंट्री में उस सरप्लस को इन्वेस्ट कर दें, और मैच्योरिटी पे जो इंटरेस्ट कमा के जो पैसा है उनके पास, उसको वो होम करेंसी में कन्वर्ट करवाएं, तो क्या हो पैसा, या फिर सब सब्सिडीज अपना सरप्लस होम कंट्री, जो हेड ऑफिस जहाँ पे है मल्टीनेशनल कंपनी का, होम कंट्री में वहाँ पे पैसा भेज दें, और होम कंट्री उसको रुपी में, जो होम कंट्री की जो भी करेंसी है, मान लो मेरी रुपी है तो रुपी में कन्वर्ट करा लिया, और वहीं पे पूरा पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो देखो मैच्योरिटी पे आपको होम करेंसी में कितना पैसा मिल रहा है। यानी 2 डिसीजन है, हर सब्सिडी अपना अपना पैसा अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके पैसा कमाए, और मैच्योरिटी पे उसको आप होम करेंसी की रेट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। और हर सब्सिडी 0 टाइम पर ही सारा पैसा होम कंट्री में दे दे और होम करेंसी में कन्वर्ट करवा दे और वहीं पे इन्वेस्ट कर दे, तो मैच्योरिटी पे होम करेंसी में कितना मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, वहाँ आप वो वाला डिसीजन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 मेथड होंगे, एक एक्टिंग इंडिपेंडेंटली मेथड, जब हर सब्सिडी अपना अपना पैसा अपनी अपनी जगह इन्वेस्ट करेगी, दूसरा इमीडिएट कैश पुलिंग मेथड, जब हर सब्सिडी अपना पैसा इमीडिएटली होम कंट्री में भेज देगी। तो देखिए एक्टिंग इंडिपेंडेंटली में 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कंट्री, जो सब्सिडी वाली है, इनिशियल प्रिंसिपल या सरप्लस अमाउंट जो पड़ा है, जो वो अपनी अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर इंटरेस्ट का कॉलम, जिसमें अपनी अपनी करेंसी में वो इंटरेस्ट कमा लेंगे। फिर आपका 4th कॉलम होगा मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिल जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और 5th कॉलम होगा कि मैच्योरिटी पे पैसा मिल गया, उसको कंपनी की जो होम करेंसी है हेड ऑफिस की, उसमें कन्वर्ट कर देंगे फॉरवर्ड रेट पर, फॉरवर्ड रेट पर कन्वर्ट कर देंगे, आपको मैच्योरिटी पे टोटल पैसा पता चल जाएगा। इमीडिएट कैश पुलिंग मेथड में 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कंट्री, फिर हर कंट्री के पास अपना अपना सरप्लस जो है जो इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब की बार क्या करें, सारा होम कंट्री में भेजना है। तो 3rd कॉलम आप डायरेक्टली बनाइए, कन्वर्ट करना है इस अमाउंट को होम करेंसी में एट बिगिनिंग स्पॉट रेट, 0 टाइम की स्पॉट रेट पे आप कन्वर्ट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल का, जो इन्वेस्ट करना है कंपनी की होम करेंसी में। इस पर आप इंटरेस्ट कमाएंगे कंपनी की होम करेंसी का, तो आपको फाइनली मिल जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इन कंपनीज होम करेंसी। दोनों केसेस में जो भी फाइनल अमाउंट रहेगा ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे आप मेथड, वो वाला मेथड आप फॉलो कर लेंगे, ये डिसीजन दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेयर टू बोरो। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कंपनी कहाँ से पैसा बोरो करे, कहाँ से पैसा बोरो करे। मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं एक इंडियन कंपनी हूँ और मुझे सपोज
डॉलर 1 लाख की ज़रूरत है, डॉलर 1 लाख की ज़रूरत है, तो सर कहाँ से बोरो करूँ? सर डॉलर की ज़रूरत है तो अमेरिका से बोरो करने पड़ेंगे। नहीं, मेरे पास एक और चॉइस है, या तो मैं अमेरिका से डॉलर बोरो कर लूँ, या फिर मैं इंडिया के बैंक से रुपी बोरो कर लूँ और उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा लूँ, रुपी बोरो कर लूँ और उसको डॉलर में कन्वर्ट करा लूँ। बिल्कुल सर पॉसिबल है। तो अब मेरे को ये देखना है कि मैं क्या अमेरिका से बोरो करूं कि इंडिया से बोरो करूं, अमेरिका से बोरो करूं कि इंडिया से बोरो करूं। सर आप कहां से बोरो करें, इसका सिंपल सा तरीका है, मैच्योरिटी पर रीपेमेंट जहां पे भी कम होगा इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, कि मैं अगर इंडिया से लोन लेता हूं तो कितना रीपे करना पड़ेगा और अमेरिका से लोन लेता हूं तो कितना रीपे करना पड़ेगा मैच्योरिटी पे, इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी जहां पे कम पे करना पड़ेगा मैच्योरिटी पे वहां से बोरो कर लीजिए। सिंपल सा है लॉजिकली। तो आपको अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों का डेटा गिवन है तो आप इसी तरीके से करेंगे, अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी होम करेंसी के टर्म्स में पता कर लेंगे, होम करेंसी लोन और फॉरेन करेंसी लोन दोनों में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कंपनी को फंड्स होम करेंसी में चाहिए कि फॉरेन करेंसी। तो मुझे पता चल गया कंपनी कहाँ की है, इंडिया की, तो रुपी इसकी होम करेंसी है। मुझे फंड किस में चाहिए थे, डॉलर में। तो सर मुझे डॉलर के फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है ना मैं अमेरिका में कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पैसा खर्च करने के लिए, तो मुझे फंड्स चाहिए डॉलर में। तो आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेप में कि कंपनी जो है उसको फंड्स फॉरेन करेंसी में चाहिए। मैं रुपी वाली कंपनी हूँ, इंडियन कंपनी, और मुझे फंड्स चाहिए डॉलर में, यानी मुझे फंड्स फॉरेन करेंसी में चाहिए। जब फंड्स कंपनी को फॉरेन करेंसी में चाहिए तो आपको क्या स्टेप लगाने हैं, पहले तो पता करिए कि होम करेंसी में अगर लोन लूँ तो कितना आउटफ्लो होगा मैच्योरिटी पर। तो देखिए होम करेंसी यानी रुपी में लोन लूँ, तो सर रुपी में लोन लेने के लिए पहले पता तो करिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है डॉलर 1 लाख बोरो मुझे चाहिए, तो अमेरिका से तो डायरेक्टली डॉलर 1 लाख बोरो कर लूंगा। लेकिन जब रुपी में बोरो करने जाऊंगा इंडियन बैंक को, उसको क्या बोलूँ, उससे तो डॉलर ले ही नहीं सकता, इंडिया में तो रुपी बोरो कर सकता हूँ। तो उसको इक्विवेलेंट अमाउंट बताऊंगा। इक्विवेलेंट अमाउंट कैसे निकालूं, इस डॉलर 1 लाख की आज के दिन क्या वैल्यू है स्पॉट रेट पर, वो कैसे पता करूंगा। देखो क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचो, मैं रुपी बोरो करूंगा, डीलर के पास जाके उस रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवाऊंगा, ये तो करवाऊंगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज कैलकुलेटेड बाय सेलिंग होम करेंसी एट स्पॉट रेट, वो वाली रेट से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इक्विवेलेंट अमाउंट पता चल जाएगा होम करेंसी में कितना बोरो करना चाहिए, फिर होम करेंसी का आप इंटरेस्ट लगा दीजिए, तो मैच्योरिटी पे आपका कितना आउटफ्लो होगा होम करेंसी का आपको मिल जाएगा। बस इतना ईजी सा है। फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो पता करना है मैच्योरिटी पे कितना होगा, तो फॉरेन करेंसी का अमाउंट जो प्रिंसिपल बोरो करना है वो आपको गिवन होगा, वो एज इट इज ले लिया। इंटरेस्ट या अदर चार्जेस जो भी फॉरेन करेंसी में अपने लग रहे हैं वो ऐड कर दीजिए, तो आपको आउटफ्लो मिल जाएगा फॉरेन करेंसी में मैच्योरिटी पे कितना होगा। इसके बाद आपको फॉरेन करेंसी में आउटफ्लो मिला है, हमें तो होम करेंसी के टर्म्स में पता करना है आउटफ्लो। क्यों, क्योंकि मैच्योरिटी पे मान लो मेरे को 1,05,000 का रीपेमेंट करना है विद इंटरेस्ट, 1,05,000 डॉलर का। तो मैं तो रुपये वाला पर्सन हूँ, मेरे पास डॉलर है ही नहीं, तो डीलर के पास जाऊँगा मैच्योरिटी पे कि भैया रुपया ले लो, डॉलर दे दो ताकि मैं लोन का रीपेमेंट कर सकूँ। तो इसको होम करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे मैच्योरिटी पे, कन्वर्ट इट इन होम करेंसी बाय बाइंग फॉरेन करेंसी। मैं डीलर से फॉरेन करेंसी बाय करूँगा ना मैच्योरिटी पे, ऑन मैच्योरिटी एट फॉरवर्ड रेट। अब फॉरवर्ड रेट पे बाय करने का कॉन्टैक्ट करोगे ताकि वो लोन का रीपेमेंट कर सके, तो उस रेट से आप होम करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आउटफ्लो इन होम करेंसी अंडर फॉरेन करेंसी लोन ऑन मैच्योरिटी। इसके बाद जब भी आप फॉरेन से कभी लोन लेते हैं ना, तो आपके इंडिया में भी आपको कई बार कुछ चार्जेस इंकर करने पड़ जाते हैं फॉरेन के लोन के केस में। जब आप फॉरेन से लोन लेते हैं, कैसे चार्जेस सर, मैंने यूएस से लोन लिया 1 लाख डॉलर का, उसका मुझे रीपेमेंट करना है, पर सामने वाला बैंक क्या मुझे लोन दे देगा, वो इंडिया वाले पर्सन को लोन बहुत ज़्यादा उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो वो बोलेगा आप इंडिया के पर्सन हो, आप रीपेमेंट नहीं करो, मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको। आप एक काम करो, आप अपने इंडिया वाले किसी बैंक से मुझे एलसी दिलवा दो, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी पेपर होता है एक तरीके से, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होगा, बाकी लेक्चर्स में अपने समझाई है, ठीक है। तो एलसी का गारंटी पेपर दिलवा दो आप। तो उस एलसी से क्या होगा ना, एलसी अगर मैं इंडिया वाले बैंक को बोलूँगा कि यार मैं वहाँ से लोन ले रहा हूँ डॉलर का, तो वो एलसी मांग रहा है, तो इंडियन बैंक से एक एलसी बनवा लूँगा, गारंटी पेपर टाइप का होता है, और वो अमेरिका वाले बैंक को दे दूंगा, फिर वो मुझे लोन दे देगा। इससे क्या होगा ना, अगर मैं रीपेमेंट नहीं करता तो वो इंडियन बैंक से रीपेमेंट ले लेगा, इंडियन बैंक से पैसा कलेक्ट कर लेगा, और इंडियन बैंक बाद में मेरे साथ जो करेगा वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंडियन बैंक तो पूरा डेटा, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो एलसी ये चीज़ होती है। तो इंडिया में मेरे को फॉरेन में लोन लेने की वजह से इंडिया में एलसी ओपन करवानी पड़ी, और ये एलसी जो पेपर बनवाना पड़ा, इसके बैंक फ्री में नहीं बना के देगा इंडियन बैंक, वो उसके कोई चार्जेस लेगा जो कि होम करेंसी में रुपये में ही लेगा। तो ऐड एनी अदर चार्जेस इन होम करेंसी, एग्जांपल एलसी वगैरह के वो भी ऐड कर दो। अगर कुछ दे रखे हैं, जबरदस्ती मत कर देना, कुछ दे रखे हो क्वेश्चन में, आपको टोटल आउटफ्लो मिल जाएगा होम करेंसी में कितना होगा, फॉरेन करेंसी लोन में मैच्योरिटी। तो फॉरेन करेंसी लोन और होम करेंसी लोन दोनों में आउटफ्लो मिल गया होम करेंसी के टर्म्स में, जिसमें कम आउटफ्लो है वो ले लीजिए। बस यही हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि मुझे जो फंड है वो होम करेंसी में चाहिए, मैं इंडियन कंपनी हूँ और मुझे रुपीज़ के ही फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपका आउटफ्लो होम करेंसी लोन में क्या होगा, रुपये के फंड की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में गिवन होगा प्रिंसिपल अमाउंट, एड इंटरेस्ट रुपये का,
आउटफ्लो मिल जाएगा। फॉरेन करेंसी में अब क्या होगा, फॉरेन करेंसी लोन में अब आपको फॉरेन करेंसी लोन में प्रिंसिपल इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी सब कुछ सेम है, बस प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट अमाउंट अब आपको फॉरेन करेंसी लोन में निकालना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी में लोन लूंगा तो डॉलर में मिलेगा, डीलर के डॉलर बेचूंगा, रुपी लूंगा, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी एट स्पॉट रेट। वही फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, आउटफ्लो आ जाएगा फॉरेन करेंसी में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए कंपनी की होम करेंसी में बाय बाइंग फॉरेन करेंसी, क्योंकि मैच्योरिटी पे आपको बाय करके पे करना पड़ेगा ना फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी बाय करके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप होम करेंसी में बाय बाइंग फॉरेन करेंसी ऑन मैच्योरिटी एट फॉरवर्ड रेट। आपको आउटफ्लो मिल जाएगा फॉरेन करेंसी लोन का होम करेंसी टर्म्स में। इंडिया में कोई अदर चार्जेस पे करने पड़े हो फॉरेन करेंसी लोन पर, एलसी वगैरह के वो ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल आउटफ्लो इसका पता चल जाएगा, फिर कंपेयर करके डिसीजन दे दीजिए। ठीक है, सिंपल सा था। इसके बाद वेयर टू बोरो का कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे रखी है, एक्सचेंज रेट दे ही नहीं रखी, तो सर कैसे डिसीजन देंगे, तो सर एक्सचेंज रेट के बिना अमाउंट तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अमाउंट इक्विवेलेंट अमाउंट ये सब निकालने के लिए फॉरेन करेंसी लोन को लास्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ती है, तो यानी अमाउंट के बेसिस पर डिसीजन दे नहीं पाएंगे। तो सर किसके बेसिस पे दे, इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे नेट कॉस्ट इन परसेंटेज के बेसिस पे अपन डिसीजन देंगे, होम करेंसी लोन में क्या नेट कॉस्ट लग रही है और फॉरेन करेंसी लोन में क्या लग रही है। नेट कॉस्ट इन परसेंटेज होम करेंसी लोन में क्या लगेगी, इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी होगी, इंडिया में आप लोन लेते हो तो ये लगेगी, प्लस कोई एडिशनल चार्जेस आपको बता रखे हैं लोन सर्विसिंग फी वगैरह के, वो आप ले लीजिए, वो भी तो आपकी कॉस्ट लगेगी, ये आ जाएगी पर एनम की आपकी कॉस्ट, नेट कॉस्ट इंडिया में। अब अगर फॉरेन करेंसी लोन लेता हूँ तो क्या लगेगी, तो अब आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेनी है इंक्लूडिंग विदहोल्डिंग टैक्स। सर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग विदहोल्डिंग टैक्स ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्लूडिंग विदहोल्डिंग टैक्स। देखिए जब आप फॉरेन में पेमेंट करते हैं, जब आप फॉरेन में पेमेंट करते हैं तो आपको एक विदहोल्डिंग टैक्स भी पे करना होता है वहाँ गवर्नमेंट को, विदहोल्डिंग टैक्स भी पे करना होता है, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है तो उस पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो भी पे करना होता है। तो सामने वाले बैंक ने मान लो फॉरेन के बैंक ने आपसे 4% पेमेंट मांगा है इंटरेस्ट का, तो आप उसको 4% तो देना ही है, प्लस मान लो विदहोल्डिंग टैक्स है वहाँ की गवर्नमेंट का 8%, तो जितना आपने पेमेंट किया उसका 8%, तो सर 4 का 8% कर लो डायरेक्टली, वो मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कर सकते आप, जितना टोटल पेमेंट करोगे उसका 8%, यानी इंक्लूडिंग विदहोल्डिंग टैक्स जो पेमेंट करोगे उसका 8%। तो उसको अगर आप कैलकुलेशन करके फॉर्मूला बनाते हैं तो ऐसा बनता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया भी था, अब आप याद कर लीजिए, जो अपने लेक्चर्स में एग्जांपल से देखा था कैसे बनाता है ये फॉर्मूला। इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड बाय फॉरेन बैंक डिवाइडेड बाय 1 माइनस विदहोल्डिंग टैक्स कर देंगे, आपको इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी जो फॉरेन के लोन पे आपको पे करनी है। फिर इसमें आपको अगर फॉरेन करेंसी जिसमें आप लोन ले रहे हो उसमें प्रीमियम है तो ऐड कर दीजिए प्रीमियम की परसेंटेज, और डिस्काउंट है तो लेस कर दीजिए। और प्रीमियम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे सर, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से। केवल एक यही क्वेश्चन है जहां इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से निकलता है, क्यों, एक्सचेंज रेट तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तभी तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल लगा के अपन प्रीमियम डिस्काउंट निकालेंगे। तो सर फॉरेन के लोन में प्रीमियम डिस्काउंट का एडजस्टमेंट क्यों करा, प्रीमियम परसेंटेज है तो ऐड करा और डिस्काउंट परसेंटेज है तो लेस, इसके पीछे भी लॉजिक होता है, चलो ये मैं आपको बता ही देता हूँ क्या लॉजिक है। देखो फॉरेन से मैंने लोन लिया, सपोज डॉलर में लोन ले लिया, मैं रुपये का पर्सन हूँ, डॉलर में लोन लिया, मेरे को कौन से फंड की रिक्वायरमेंट है, ये मान लो चलो कोई से भी फंड की रिक्वायरमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, डॉलर में लोन लिया और जो भी है मैंने उसको काम में ले लिया, मैच्योरिटी पे मुझे क्या करना है, डॉलर का रीपेमेंट करना है। अब आप आ जाइए मैच्योरिटी पे मुझे क्या करना है, डॉलर का रीपेमेंट करना है, तो डीलर के पास जाऊँगा, मैच्योरिटी पे रुपये दूंगा उसे और डॉलर खरीदूंगा, रुपये दूंगा और डॉलर खरीदूंगा, तभी तो लोन का रीपेमेंट कर पाऊंगा मैच्योरिटी पे। तो अगर मैच्योरिटी पे डॉलर की रेट बढ़ जाएगी, मैच्योरिटी पे डॉलर की रेट ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना मेरा नुकसान होगा। मान लो मैच्योरिटी पे डॉलर की रेट 70 होती है तो मैं 70 रुपये दूंगा तो $1 मिलेगा, और अगर रेट 75 होती है तो मुझे 75 रुपये देने पड़ेंगे $1 लेने के लिए। यानी मैच्योरिटी पे जितनी ज़्यादा रेट होगी डॉलर की, जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी की रेट होगी उतना मेरा नुकसान होगा। ज़्यादा रेट मतलब प्रीमियम, तो प्रीमियम जितना ज़्यादा होगा वो मेरी कॉस्ट है, तो प्रीमियम है फॉरेन करेंसी पे तो ऐड कर दीजिए, डिस्काउंट है तो लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको नेट कॉस्ट मिल जाएगी, दोनों में कंपेयर करके आप डिसीजन दे दीजिए। एक क्वेश्चन अपने पास इसका, तो उसका आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें वेयर टू इन्वेस्ट, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा वेयर टू बोरो जैसा है। यहाँ पे अब आपको हाँ, आप इन्वेस्ट कहाँ करें पैसा, आपके पास कोई पैसा रखा है वो इन्वेस्ट कहाँ करें, होम करेंसी में कि फॉरेन करेंसी में। तो आपको मैच्योरिटी पर होम करेंसी के टर्म्स में, होम करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो डिसीजन ले लीजिए। बस पूरा वेयर टू बोरो जैसा है, सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट की बात होगी। तो इसमें सिर्फ इतना सा मैंने नोट लिखा है, बाकी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे वेयर टू बोरो अगर आपको आ गया है तो। अब देखिए एक्सचेंज पोजीशन एंड कैश पोजीशन, ये क्या होता है। एक्सचेंज पोजीशन एंड कैश पोजीशन एक टॉपिक है आपका,
एक्सचेंज पोजीशन क्या है? एक स्टेटमेंट। बैंक वाला यानी डीलर एक स्टेटमेंट बनाता है एक पर्टिकुलर पीरियड का। डीलर एक पर्टिकुलर पीरियड का एक स्टेटमेंट डेटा बनाता है। उस डेटा में वो सारे परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन रखता है, चाहे स्पॉट के हो या फॉरवर्ड को। डीलर एक पर्टिकुलर पीरियड का डेटा बनाता है जिसमें सारे स्पॉट और फॉरवर्ड के परचेज और सेल और फॉरेन करेंसी के परचेज सेल के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे दिखाता है एक स्टेटमेंट फॉर्म में। उसे बोलता है एक्सचेंज पोजीशन। करेंसी, फॉरेन करेंसी डीलर परचेज करेगा, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो फॉरेन करेंसी डीलर परचेज करेगा तो उसके पास फॉरेन करेंसी आ रही है यानी इनफ्लो हो रहा है, और डीलर फॉरेन करेंसी सेल करेगा तो उसके पास फॉरेन करेंसी जा रही है यानी आउटफ्लो होगा। तो ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। कैसे बनेगा? 3 कॉलम बनाइए। पर्टिकुलर, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। हर फॉरेन करेंसी के लिए अलग अलग बनता है, पाउंड के लिए अलग, डॉलर के लिए अलग, जो भी है हर किसी के लिए अलग बनेगा और एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाता है। आपको क्वेश्चन में जनरली एक ही फॉरेन करेंसी दे रखी होती है और एक आपको बनाना होता है उसी का। तो ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या होता है? अकाउंट्स में जैसे आपका लेजर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता था ना, उसी तरीके से बनता है। ओपनिंग बैलेंस ओवरबोट है, यानी पिछली बार का जो बैलेंस था, पिछले पीरियड में अपन ने परचेज ज़्यादा कर ली होगी, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस क्या आया होगा? ओवरबोट का। तो अब ओपनिंग बैलेंस ओवरबोट कहाँ दिखाओगे? परचेज वाली साइड में। ओवरबोट का बैलेंस है तो परचेज में दिखाओगे ना। अकाउंट्स के लेजर याद करो, आपने डेबिट और क्रेडिट किया, ठीक है, लेजर में टोटल डेबिट साइड ज़्यादा होती थी तो आप क्या बोलते थे? क्लोजिंग बैलेंस आया डेबिट का, बाई बैलेंस सीडी करके दिखाते थे। और फिर नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस बीडी करते थे। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में क्यों दिखाते थे? क्योंकि वो डेबिट का बैलेंस होता था। तो ऐसे ओपनिंग बैलेंस अगर ओवरबोट की है, परचेज ज़्यादा करी थी तो परचेज का बैलेंस है तो परचेज में डालिए, और ओपनिंग बैलेंस ओवरसोल्ड है तो सेल्स ज़्यादा करी थी तो सेल्स में डालिए ओपनिंग बैलेंस। फिर इसके बाद स्पॉट परचेज, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी टॉपिक है, निहायत ही इजी टॉपिक है। परचेज वाले ट्रांजैक्शन परचेज के कॉलम में, सेल वाले ट्रांजैक्शन सेल के कॉलम में, फॉरेन करेंसी के। स्पॉट परचेज परचेज कॉलम में, स्पॉट सेल सेल कॉलम में, फॉरवर्ड परचेज दे रखा है परचेज कॉलम में, फॉरवर्ड सेल दे रखा है सेल कॉलम में, फॉरवर्ड परचेज कैंसिल दे रखा है, यानी मैंने पहले फॉरवर्ड परचेज का कॉन्टैक्ट किया था तो फॉरवर्ड परचेज में दिखाया होगा कभी, अब वो कैंसिल हो रहा है यानी उसको खत्म करना है, वो फॉरवर्ड परचेज हटाना है, तो पीछे जाके मैं रब तो करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? इसको सेल में दिखा दूंगा। तो सेल में दिखा दूंगा तो फॉरवर्ड परचेज कैंसिल है, वो सेल होता है एक तरीके से। और फॉरवर्ड सेल कैंसिल हो रहा है, यानी पहले मैंने कोई फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो फॉरवर्ड सेल में दिखाया था, तो अब उधर इसे परचेज वाले कॉलम में दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको परचेज में दिखाता है अगर फॉरवर्ड सेल कैंसिल है तो। यही मैंने यहाँ पे अमाउंट में दिखा रखा है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन देते हैं रेमिटेंस बाई टीटी। ये क्या होता है? रेमिट करना यानी पैसा भेजना, पैसा भेजना यानी देना, यानी पैसा देना, सेल करना, पैसा भेजेगा, डीलर पैसा भेजेगा, पैसा देगा कस्टमर को, रेमिट करेगा। रेमिट करने का मतलब सेल करना, सेल कर रहा है। बाई टीटी का मतलब क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टीटी होती है एक टेक्निक, पैसा सेंड करने की एक टेक्निक होती है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। ये एक टेक्निक है, ये मतलब टेक्निकल चीज़ है जो आपको समझने की चीज़, आपके काम की नहीं है यहाँ पर। तो इससे इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर होता है, यानी आप रेमिटेंस बाई टीटी दे रखा है, इसका क्या मतलब है? स्पॉट सेल, स्पॉट में सेल कर रहे हैं, स्पॉट में सेल तो सेल में आप दिखा देंगे। बिल परचेस्ट, बिल परचेस्ट क्या होता है? कस्टमर ने कोई एक्सपोर्ट किया, उसको पैसा मिलने वाला है तो वो बिल उसने मुझे दे दिया, बिल डिस्काउंटिंग एक तरीके से, मैंने वो बिल कस्टमर से परचेज किया, बिल परचेज किया, बिल परचेज किया यानी उसको पैसा मिलने वाला है डॉलर में, तो वो डॉलर का मैंने फॉरवर्ड परचेज एक तरीके से कर लिया, क्योंकि उसे पैसा तो बाद में मिलेगा लेकिन उसने डिस्काउंट करवा के रुपये आज ही ले लिए, पर जो डॉलर में उसको पैसा मिलेगा वो बाद में मिलेगा, वो मैं बाद में कलेक्ट करूंगा, यानी मेरे पास परचेज होगी, मेरे पास डॉलर आएंगे, फॉरवर्ड परचेज होगी फॉरेन करेंसी की। ठीक है, तो बिल परचेज क्या होता है? फॉरवर्ड परचेज होता है। बिल परचेज दे रखा है यानी फॉरवर्ड परचेज, तो परचेज के कॉलम में आएगा। डीडी या ड्राफ्ट परचेज दे रखा है, डीडी या ड्राफ्ट परचेज, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो डीडी भी लिख सकता है और ड्राफ्ट वर्डिंग भी लिख सकता है। डीडी या ड्राफ्ट परचेज यानी डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया। डिमांड ड्राफ्ट परचेज का मतलब क्या है? मेरे कस्टमर को किसी ने एक डिमांड ड्राफ्ट दिया $1 लाख का, यानी इसको $1 लाख मिल जाएंगे इस डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में दिखाने पर। इस डीडी पर एक डेट लिखी होती है फ्यूचर की, उस डेट को मिलेंगे। तो यानी अब क्या होगा? $1 लाख मैं कस्टमर से बाय करूंगा, इसको रुपये दूंगा ना, इंडिया का कस्टमर है, इसको रुपये दूंगा। ये मेरे को डीडी क्यों ला के देगा? बोलेगा ये $1 लाख का ड्राफ्ट है, इसके बदले रुपए दे दो, तो मैं डॉलर बाय कर रहा हूँ। फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना उसको परचेज कर रहे हैं कि सेल, फॉरेन करेंसी को क्या कर रहे हैं। तो ड्राफ्ट परचेज किया मैंने कस्टमर से, यानी फॉरवर्ड परचेज, क्योंकि इस पे फॉरवर्ड की एक डेट लिखी होती है, तो यानी ये फॉरवर्ड परचेज का है। डीडी या ड्राफ्ट इशूड, मैंने ड्राफ्ट इशू किया यानी ड्राफ्ट बना के दिया, इससे क्या होगा? सेल करा मतलब फॉरेन करेंसी सेल करने का काम है। इससे क्या होगा? कस्टमर के पास से पैसे चले जाएंगे, कस्टमर को पेमेंट करना होगा डॉलर में, तो उसने डीडी बनवाया, यानी मैंने फॉरेन करेंसी सेल करी कस्टमर को एक तरीके से, ताकि वो पेमेंट कर सके। डीडी फ्यूचर डेट का होता है, तो यानी फॉरवर्ड सेल। डीडी या ड्राफ्ट कैंसिल्ड, ये क्या होगा? ड्राफ्ट इशू करना क्या था? सेल करना, तो ड्राफ्ट इशू करा हुआ कैंसिल हो गया, उसने कैंसिल करने के लिए बोल दिया, यानी परचेज में दिखा देंगे, फॉरवर्ड परचेज। तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं वो भी बताया। परचेज वाले परचेज में, सेल वाले सेल में दिखाने हैं।
ओपनिंग बैलेंस था तो यानी क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, वही बैलेंसिंग फिगर कर लीजिए जैसा आप अकाउंट्स में लेजर में करते हैं, टोटल आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैश पोजीशन भी कई बार आपसे पूछी जाती है, डीलर कैश पोजीशन बना के बताए क्या है। कैश पोजीशन नोस्ट्रो अकाउंट की निकलती है। तो सर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है, देखिए अभी तक हम फॉरेक्स को जिस तरीके से समझ रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ करने के लिए, वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए समझ रहे थे, एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा नहीं होता। मैं इंडिया का एक बैंक हूँ, इंडिया का एक कस्टमर है, इसने कोई इंपोर्ट किया है जिसका इसको $1 लाख का पेमेंट करना है। तो यानी ये $1 लाख खरीदने आएगा मेरे पास, मैं बैंक को मेरे पास खरीदने आएगा ताकि ये पेमेंट कर सके। तो अभी तक हम क्या समझ रहे थे, मुझे रुपया देगा और मैं इसे डॉलर दूंगा, ये पेमेंट कर देगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इंडिया में फॉरेन करेंसी रखना लीगल नहीं है, इस पर फेमा आप पढ़ते हो, उसमें कुछ लिमिट भी होती है, पर उसको भूल जाओ, वो अपने काम की चीज़ नहीं है, लीगल नहीं है, आप नहीं रख सकते। मैं कस्टमर को बोलूँगा मैं तेरे को डॉलर नहीं बेच सकता क्योंकि लीगल नहीं है, तू रख नहीं सकता। कस्टमर ने बोला मैं अपने पास रखना नहीं चाहता, मैं पे करूंगा सामने वाले को। बोला लेकिन कुछ टाइम के लिए तो तेरे को मिलेगा ना, 5-10 मिनट या 1 घंटे के लिए भी तेरे पास नहीं रख सकते। तो कस्टमर ने बोला फिर क्या किया जाए। तो मैंने बोला मैं क्या करता हूँ, बैंक मैं अमेरिका के बैंक में, अमेरिका कंट्री है वहाँ पे भी बैंक है, वहाँ के बैंक में किसमें पैसा डिपॉजिट या लोन मिलता है, किसमें होता है, डॉलर के अंदर। अमेरिका के बैंक में आप पैसा किस में रख सकते हो, डॉलर में। इंडिया के बैंक में आप पैसा किस में रख सकते हो, रुपये में। आपको कभी भी किसी चीज़ का पेमेंट करना हो तो आप अपने कार्ड से मोबाइल से डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो, रुपये कट जाते हैं। पैसा होना हो तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंडिया में होता है। ऐसे ही अमेरिका में अगर मैं बैंक अकाउंट ओपन करवाऊँ तो उसमें डॉलर में पैसा आ सकता है और डॉलर से पैसा पे किया जा सकता है। तो मैं इंडिया का बैंक हूँ, अमेरिका के बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा। मेरा कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो मैंने अकाउंट ओपन करवाया। तो अमेरिका के बैंक में जो अकाउंट ओपन करवाऊंगा ना, बस उसी का नाम होता है नोस्ट्रो अकाउंट। मैं इंडियन बैंक अमेरिका के बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा। अब मैं मेरे कस्टमर को क्या बोलूँगा, देख तुझे डॉलर का पेमेंट करना है BINC जो अमेरिका की कंपनी है, $1 लाख का। एक काम कर, तू मुझे रुपया दे दे, मैं तुझे डॉलर दूँ, इससे बदले में डायरेक्टली BINC को डॉलर दे देता हूँ। बात तो एक ही है। ए लिमिटेड बोला हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उससे आज के रेट पे कन्वर्ट करके 70 लाख रुपीज़ ले लिए और मेरे अमेरिका के बैंक में डॉलर रखे हुए होंगे 1 लाख, वो मैंने BINC के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया अमेरिका से, बस हो गया प्रोसेस। तो एक्चुअल में ऐसा प्रोसेस होता है। नोस्ट्रो अकाउंट आपको समझ में आ गया नहीं, अवर अकाउंट विद यू। इंडिया वाले हम क्या बोलेंगे, हमारा अकाउंट आप लोगों के पास, हमारा अकाउंट आप लोगों के पास। तो हमारा अकाउंट है अमेरिका में, ठीक है, इसलिए अवर अकाउंट विद यू। ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है अमेरिका के बैंक में। अब मान लो कोई कस्टमर है जिसका एक्सपोर्ट का डॉलर मिलने वाला है, तो SBI बैंक वाला क्या बोलेगा, मेरे नोस्ट्रो अकाउंट में तू तेरे डॉलर डलवा दे, मैं तुझे रुपये दे देता हूँ। ऐसे होता है एक्चुअल में प्रोसेस। ठीक है, चलिए वोस्ट्रो अकाउंट होता है, जैसे नोस्ट्रो होता है वैसे एक वोस्ट्रो अकाउंट होता है। ये सेम ही होते हैं, बस सोचने का पर्सपेक्टिव अलग है। SBI के लिए अमेरिका में जो अकाउंट ओपन करवाया था वो क्या था, नोस्ट्रो अकाउंट। अमेरिका वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सेम चीज़। अमेरिका वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, इंडिया वालों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया, यानी हम क्या बोलेंगे, अमेरिका वाले क्या बोलेंगे, योर अकाउंट, आप लोगों का अकाउंट हमारे पास, योर अकाउंट विद अस। तो सेम अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट भी है, सेम अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट भी है, बस सोचने का फर्क है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। और लोरो अकाउंट क्या होता है, इंडिया में मान लीजिए एक ICICI बैंक है, इसका कोई नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है अमेरिका में, और ICICI बैंक का एक कस्टमर आता है, बोलता है मेरे को डॉलर का पेमेंट करना है। तो ICICI बैंक का तो कोई नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है और कस्टमर को भगाएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है। तो ICICI बैंक ने SBI बैंक से एक टाई अप कर रखा है कि मेरे को कभी भी डॉलर का पेमेंट करना हो या रिसीव करना हो मेरे किसी कस्टमर का, तो आपके नोस्ट्रो अकाउंट से मैं कर लूँगा। तो ICICI अपने कस्टमर से रुपये ले लेगा और SBI के नोस्ट्रो अकाउंट में से डॉलर भिजवा देगा। तो यानी ICICI के लिए जो SBI का नोस्ट्रो अकाउंट था, ICICI उसे क्या बोलेगा, लोरो अकाउंट। ICICI अपने कस्टमर को बोलेगा कि मैं मेरे लोरो अकाउंट में से ट्रांसफर करवा रहा हूँ। ठीक है, सोचने का पर्सपेक्टिव बदल गया, बस अकाउंट एक ही है। तो लोरो अकाउंट यानी देयर अकाउंट विद देम, देयर अकाउंट यानी ICICI क्या बोलेगा, SBI का अकाउंट है किसके पास, अमेरिका के पास, यानी देयर अकाउंट विद देम। तो कैश पोजीशन क्या होती है, कैश पोजीशन कुछ भी नहीं है, नोस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस बताना, नोस्ट्रो अकाउंट की पासबुक बनाना ही कैश पोजीशन है, बस पासबुक बनाना। इट इज लाइक अ पासबुक ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन इन अ फॉरेन बैंक, यानी नोस्ट्रो अकाउंट की पासबुक बनाना ही है। तो पासबुक में क्या होता है सर, बैंक में डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ें होती हैं, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये 3 कॉलम बनेंगे। आपका अकाउंट क्रेडिट कब होता है, आप ये बताइए। आपके पास कई बार कोई अकाउंट में आपके पैसे डालता होगा तो आपके पास मैसेज आता होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इतना रुपये, और जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद इतना रुपये। क्लियर। तो आपका अकाउंट क्रेडिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, जब उसमें पैसा आता है, पैसा आता है। तो मेरा नोस्ट्रो अकाउंट बताओ कब क्रेडिट होगा, जब उसमें फॉरेन करेंसी आएगी। नोस्ट्रो अकाउंट यानी अमेरिका का होगा, पाउंड में कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ के भी मेरा अकाउंट है जिसका भी डेटा दे रखा है।
तो वो क्रेडिट कब होगा, जब मान लो अमेरिका का है तो अमेरिका के उसमें डॉलर आएंगे। डॉलर कब आएंगे, यानी डॉलर मैं परचेस कराऊंगा। कस्टमर से डॉलर परचेस करने का मतलब क्या है कि कस्टमर ने कोई एक्सपोर्ट करा होगा, उसके डॉलर मैं मेरे नोस्टो में डलवा रहा हूँ, यानी परचेस कर रहा हूँ तो क्रेडिट हो रहा होगा। और मैं सेल कर रहा हूँ, मैं डॉलर बेच रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से डॉलर जा रहे होंगे तो डेबिट होगा। ठीक है, तो क्रेडिट कब होगा, परचेज पर, डेबिट कब होगा, सेल पर। परचेज और सेल कौन सी सर, स्पॉट की, फॉरवर्ड की, या सारी, सिर्फ स्पॉट की। यहाँ पे फॉरवर्ड की परचेज सेल बिल्कुल भी मत ले लेना। अकाउंट एक्चुअल में क्रेडिट डेबिट तो तभी होगा ना जब एक्चुअल में डॉलर आएंगे या जाएंगे। फॉरवर्ड में तो फ्यूचर में जाएंगे या आएंगे, फ्यूचर में जब जाएंगे आएंगे तब देख लेंगे उनकी बात। अभी तो हमें एक्चुअल की बात करनी है ना, तो एक्चुअल में एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल बैलेंस कितना है मेरे अकाउंट में वो पता करना है। तो एक्चुअल में तो तभी होगा ना, स्पॉट में परचेज होगी तो क्रेडिट कर दो, स्पॉट में सेल होगी तो डेबिट कर दो, बस 2 ट्रांजेक्शन आएंगे। रेमिटेंस बाई टीटी दे रखा है, ये भी स्पॉट सेल होता है तो ये भी डेबिट में चल जाएगा। तो इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। टोटल कर लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट या डेबिट जो भी दे रखा हो काम में ले लीजिएगा। बस इतना सा है आपका एक्सचेंज पोजीशन, कैश पोजीशन का टॉपिक। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। लास्ट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, ये क्या है, ये टॉपिक स्टार्टिंग में अपन ने समझ लिया पूरा, बस अब लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बस अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर यानी फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करने की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकती है सर, 3 तरीके की रिस्क हो सकती है। पहले ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर। ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर यानी ये अकाउंटिंग में जो होता है, आप AS11 में आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में, फाइनल पे आप FR में पढ़ते हो इंडियस 21 में, ट्रांसलेशन या अकाउंटिंग एक्सपोजर। जब आप फॉरेन करेंसी में कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो तो एक बार आज की डेट पे रिकॉर्ड कर लेते हो। बैलेंस शीट डेट पे क्या करते हो, फिर आप जो मॉनिटरी आइटम है, जो पेबल आपका खड़ा हुआ है क्रेडिटर, उसको आप नई एक्सचेंज रेट पे दिखाते हो, उससे एक्सचेंज गेन लॉस आता है। तो इट इज प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका SFM के लिए कोई भी काम का नहीं है, यानी इस पर कोई भी क्वेश्चन SFM में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि FR में ये भयंकर डिटेल में आप पढ़ लेते हो। तो आपको SFM में काम का कौन सा है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। ये क्या होता है, देखिए मैंने एक फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया, क्या कि मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया अमेरिका से कुछ, और उसका 3 महीने बाद $1 लाख का पेमेंट करना है। तो अब क्या हो रहा है, आज मैं अगर पेमेंट कर देता तो मान लो 80 की रेट पे होता, और 3 महीने बाद रेट अगर 90 हो गई तो 90 पे पेमेंट होगा। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है कि ट्रांजैक्शन तो आज एंटर हो गया, पर उसका सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होगा, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस होगा, इसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्या कि ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में आज एंटर हो गया, पर उसका सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होगा, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। आज के दिन ही अगर पैसा मिल जाता है या पे करना होता है, जो भी केस है आपका, तो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो स्पॉट डेट पे, स्पॉट डेट की एक्सचेंज रेट पे ही हो जाता, आज ही सेटलमेंट हो जाता, तो क्या मिलता आपको या क्या पे करना पड़ता नेट। और अगर सेटलमेंट डेट पे एक्चुअल में जब होगा, उस दिन के एक्सचेंज रेट पे आपका नेट इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा वो पता कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, ये मैंने एग्जांपल से आपको बताया था। इट इज प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पॉट डेट एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैंने बताया था, वापस थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अमेरिका के एक बंदा है, उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया, मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ जिसकी 1 यूनिट की प्राइस है 700 रुपीज़। इंडिया में मैं बेचता हूँ, 700 रुपीज़ की उसकी प्राइस है। अमेरिका से मेरे पास एक कॉल आता है, वो बोलता है मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए। उसने मुझे बोला कि मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए। तो मैंने उसे क्या प्राइस बताई होगी सर, 10,000 यूनिट्स की 700 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 70 लाख रुपीज़। मैंने उसे क्या बोला, 70 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। अमेरिका वाला बंदा क्या बोलेगा, सर मुझे आप डॉलर में बताइए, मुझे रुपीज़ समझ में नहीं आता। मैं बोला मैं तो रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शन करूंगा, डॉलर में नहीं करूंगा। यानी अब की बार ऑपरेटिंग एक्सपोजर जब पढ़ रहे हो ना, तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भूल जाओ, कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं है। यानी आप जब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर खत्म करते हो ना अपना, तो आपके ऊपर ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर आ सकता है। वो क्या है, तो मैंने बोला 70 लाख रुपीज़। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बिल 70 लाख रुपये का बना दीजिएगा, पर मुझे बताइए तो सही डॉलर में कितना होगा। वो क्या करेगा फिर, वो डॉलर अपने डीलर को क्या करेगा, अपने डीलर को डॉलर देगा, रुपये में कन्वर्ट कराएगा और फिर मुझे पेमेंट करेगा। तो वो देखेगा कि आज के दिन मान लीजिए $1 इक्वल टू ₹70 है, तो यानी उसको कितने रुपए का पड़ रहा है, ये कन्वर्ट करें तो $1 लाख का ये पड़ रहा है। 10,000 यूनिट्स उसको $1 लाख की पड़ रही है। उसने मुझसे ये क्वेरी ले ली और मैंने उससे बता दी। ठीक है, 2 घंटे बाद उसका वापस कॉल आया मेरे पास, आज के दिन की बात है। 2 घंटे बाद वापस से कॉल आया, बोला सर मेरा ऑर्डर फाइनल कर लीजिए, आप ऑर्डर ले लीजिए। तो ऑर्डर फाइनल करते टाइम उसने वापस अपने डीलर से कंफर्म करा कि रेट क्या चल रही है। रेट हर सेकंड में चेंज होती है। मान लीजिए अब रेट हो गई $1 इक्वल टू ₹69। 2 घंटे बाद रेट 69 हो गई रुपीज़। तो अब बताइए 70 लाख रुपीज़
को कन्वर्ट कराने के लिए वो अपने डीलर को डॉलर देगा, डॉलर के बदले रुपीज़ लेगा। तो इस पे कन्वर्ट कराने के लिए उसका पेमेंट कितना होगा, अमेरिका वाले बंदे को अब पे करना पड़ेगा $101,449 अप्रॉक्स इतना पे करना पड़ेगा अपने डीलर को, तब उसको 70 लाख रुपीज़ मिलेंगे और वो मुझे पे करके 10,000 यूनिट्स ले पाएगा, सिर्फ 2 घंटे के चेंज की वजह से। 2 घंटे बाद उसने ऑर्डर दिया तो ये हो गया। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा, सामने वाले के पास मानो कि उसको तो $1,00,000 का माल खरीदना था, अब उसके पास मान लो $1,01,449 है ही नहीं, उसके पास तो $1,00,000 है। तो वो अब मुझे क्या बोलेगा, सर जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आने की वजह से मेरे लिए प्राइस बढ़ गई। उसके लिए तो 10,000 यूनिट्स पहले जो $1,00,000 में मिल रही थी, अब कितने में मिल रही है उसको, $1,01,449 में मिल रही है उसे। तो उसको नुकसान हो रहा है। मैंने तो कोई रेट बढ़ाई है कि मैंने कोई रेट नहीं बढ़ाई, बस केवल एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट, क्योंकि एक्सचेंज रेट की रिस्क उस पर ट्रांसफर हो गई है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की रिस्क उस पर ट्रांसफर हो गई है। तो सर ये वाली चीज़ हुई है। तो मेरे को तो $1,00,000 का ही आइटम चाहिए, तो आप तो $1,00,000 का आइटम मुझे दे दीजिए जितना भी आ रहा है। तो यानी वो $1,00,000 का आइटम परचेज करेगा, यानी वो क्वांटिटी कम कर देगा। वो बोलेगा 10,000 यूनिट्स की जगह आप तो मुझे 9,500 यूनिट्स दे दीजिए। यानी एक्सचेंज रेट में चेंज आने के कारण उसने क्या करा, कम ऑर्डर करा, कम। अदरवाइज वो 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करता। ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करता है, यानी चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आया। क्यों, क्योंकि ड्यू टू चेंज इन स्पॉट डेट एक्सचेंज रेट, आज ही के दिन की एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया 2 घंटे बाद जब वो ऑर्डर फाइनल कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पे ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर आ जाता है। ऑपरेटिंग या इकोनॉमिक एक्सपोजर क्यों बोलते हैं, सामने वाले ने डिमांड क्यों चेंज करी, प्रोडक्ट की डिमांड क्यों चेंज करी, क्योंकि उसकी प्राइस महंगी पड़ रही थी। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी डिमांड गिर जाती है, और प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ जाती है। बस वही कंसेप्ट लग रहा है। तो उसको प्राइस ज़्यादा लग रही थी तो उसने डिमांड कम कर दी, तो आपको क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्सपोजर। इसीलिए इसका नाम है इकोनॉमिक एक्सपोजर या ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा है, या तो डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, तो इंक्रीज होंगी यूनिट्स या डिक्रीज होंगी यूनिट्स, उन पे जो भी प्रॉफिट लॉस है वो निकाल लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज यूनिट पर एट सेटलमेंट डेट एक्सचेंज रेट, एक्चुअल सेटलमेंट डेट पे एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करके, क्योंकि उसी से मतलब अपने को यहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो देखना ही नहीं है, एक्चुअल सेटलमेंट डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट है उससे कन्वर्ट करके आप इंक्रीज या डिक्रीज यूनिट्स पे जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पता कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर, दोनों का आपसे पूछा जाता है। तो ICAI क्या करता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ऑपरेटिंग एक्सपोजर दोनों का निकालता है और फिर बाद में दोनों का नेट भी कर देता है। तो आपको दोनों का टोटल भी कर देना है। प्रॉफिट लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसमें एडलेस कर दीजिए, प्रॉफिट लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर, दोनों का टोटल मिल जाएगा। इसी के साथ फॉरेक्स का पूरा चैप्टर अपन ने रिवाइज कर लिया है कंसेप्ट के साथ। एक क्वेश्चन भी अपन ने बीच में रेफरेंस लिया था फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक समझने के लिए। बाकी डिटेल में सारे क्वेश्चंस वगैरह अपने लेक्चर में करे ही हैं, डिटेल में कंसेप्ट भी लेक्चर में समझे हैं। तो फॉरेक्स चैप्टर बड़ा था, इसका रिवीजन करने में भी टाइम लग गया। एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक और रिवाइज करवा देता हूँ, गो थ्रू, मतलब पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग में ये अपने पास क्वेश्चन है जो बेसिक्स के IRP और PPP थियरी वगैरह के। फिर ये फॉरवर्ड रेट प्रीमियम डिस्काउंट निकालने के क्वेश्चन है जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था, जो चीज़ें समझाई ना बस उसी के क्वेश्चन है। फिर ये देखिए ब्रोकन पीरियड का क्वेश्चन था जिसमें 2 मंथ 15 डेज की आपको रेट निकालनी थी, जो अपन ने टॉपिक समझा। फिर सारे फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हैं जो अपन समझ चुके हैं पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ईजिली हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने जो आपको करवाया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक चालू होता है इसके बाद क्वेश्चन बैंक में, जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो एक्सपेक्टेड रेट, प्रोबेबिलिटी और रेट्स दे रखे हैं, ये मेथड लगा के आप निकाल सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कंपेयर करके डिसीजन दे देंगे। वो मैच करवा रहा हूँ कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो सब काम कर रही है क्या क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरवर्ड में एडवाइस करो कंपनी को फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सेम वैसे ही डिसीजन देंगे जो मैंने आपको तरीका बताया था। वही पूछा गया है कि एडवाइस करो कंपनी को फॉरवर्ड पर, तो वही कंपैरिजन करके डिसीजन दे देंगे। तो जो चीज़ अपन ने देखी वही पूछी जा रही है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस बताओ अगर कंपनी फॉरवर्ड के थ्रू हेज करती है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, फॉरवर्ड रेट पर पेमेंट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। सेम क्वेश्चन नंबर 24 में भी ये पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन 25 में अपन ने वही किया था कि कंपनी को फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट था कि आपको बताना है एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल के। तो फॉरवर्ड रेट पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना आता है वो निकाल लीजिए, और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना आता है वो निकाल लीजिए। बस ये एक स्पेशल चीज़ अपन ने करी थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो फिर आपने डिसीजन दे दिया था, जहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ रहा था वहाँ पे आप दे देते डिसीजन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो पूछा आपसे एक्सपेक्टेड लॉस,
एंड हाउ इट कैन बी हैश्ड बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया, मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया, वही चीज़ है। ये मैंने आपको पहले ही वेरीफाई करवा दिया था क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 28 नॉर्मल फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, कितने डॉलर आपको सेल करने पड़ेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 भी नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर लीडिंग और लैगिंग अपना चालू हो जा रहा है। तो लीडिंग लैगिंग में देखिए लीड डेट पे आप पे करें और लैगिंग डेट पे करें तो क्या होगा। देखो लीड डेट इसमें क्या है, 60th डे पे करें। तो आपने क्या लिया, इनवॉइस अमाउंट लिया, कोई डिस्काउंट नहीं बता रखा, उसको आपने लीड डेट क्या है 60th डे वाली, तो 60 डेज़ की जो फॉरवर्ड डेट है उस पर कन्वर्ट कर लिया लीडिंग का पेमेंट। और इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इस पर इंटरेस्ट ऐड करेंगे लीड डेट से लैगिंग डेट तक का। लीड डेट से लैगिंग डेट का डिफरेंस कितना है, लैगिंग डेट है 90 डेज, यानी 60 डेज से 90 डेज पे जाने के लिए 30 दिन का इंटरेस्ट जोड़ना है बैंक वाला। तो बैंक की इंटरेस्ट रेट देखिए 9.5% पर एनम, इससे अपने 30 दिन का इंटरेस्ट जोड़ा, ये पेमेंट आ गया। लैगिंग डेट पे पेमेंट देख लीजिए, लैगिंग पे आपका पेमेंट सप्लायर का इनवॉइस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट चार्ज बाई सप्लायर इफ एनी। देखिए इंटरेस्ट 60 डेज तक तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा सप्लायर, 60 डेज के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो फॉर एडिशनल 30 डेज वो 7.75% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो आपका इनवॉइस अमाउंट ले लीजिए, इस पर सप्लायर का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 30 डेज का, और ये आपका आ जाएगा जो सप्लायर को पे करना है। इसको कन्वर्ट करेंगे लैगिंग की पेमेंट डेट एक्सचेंज रेट से, जो कि ये है 90 डेज वाली, ये आपका अमाउंट आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट से रिवाइज भी करवा दिया, बाकी क्वेश्चन पे आप इजीली कर लेंगे लीडिंग लैगिंग के सारे ऐसे क्वेश्चन सेम है। फिर इसके बाद आपका मनी मार्केट कवर के क्वेश्चन चालू होते हैं क्वेश्चन बैंक में। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इतना पैसा मिलने वाला है, फॉरेन करेंसी एसेट है, आपको स्पॉट रेट दे रखी है, आपको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 2 करेंसी की इंटरेस्ट रेट दे रखी है, बस आप कैलकुलेट कर लीजिए स्टेप लगा के, 4 स्टेप में आंसर आता है आपका। तो सबसे पहला क्या होगा, फॉरेन करेंसी में सेट है तो वहाँ लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, यानी वहाँ बोरो करना है, मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1+R करके आप अमाउंट निकाल लीजिए। देखो इन्होंने निकाला ये करके इतना अमाउंट, ठीक है। इसके बाद ये अमाउंट कन्वर्ट कराएंगे होम करेंसी में और इन्वेस्ट करेंगे स्पॉट रेट पे, तो स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर दिया ये अमाउंट, ये निकाल लिया इन्होंने इन्वेस्ट। ये अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, फिर मैच्योरिटी पे क्या होगा, आपको ये अमाउंट विद इंटरेस्ट मिलेगा, ये अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, मैच्योरिटी पे अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा इंडिया में, तो आपने निकाल लिया, और यही आपका फाइनल इनफ्लो है। ठीक है, ऐसे मनी मार्केट का क्वेश्चन 37, 38 सारे हो जाएंगे आपके। फिर करेंसी फ्यूचर में देखिए क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है आपको, $1,00,000 के डेटर से, यानी पैसा मिलने वाला है, इंडिया की कंपनी है, एक्सचेंज रेट दे रखी है आज के दिन जो स्पॉट 1 मंथ फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड की रेट है। करेंसी फ्यूचर का डेटा दे रखा है, देखिए करेंसी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या रुपये में, लोट साइज किस में, कंपनी की करेंसी में, कंपनी की करेंसी भी तो रुपये है। 1 मंथ का फ्यूचर है, 3 मंथ का फ्यूचर है, पैसा कब मिलने वाला है 1 सितंबर को, आज की डेट है 1 जून, यानी 3 मंथ का फ्यूचर हमारे काम का है, ये रेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल मार्जिन देखो 3 मंथ का ही लेंगे ये भी, और इंटरेस्ट रेट भी कब की लेंगे 3 मंथ वाली लेंगे बस। और सितंबर 1 एक्चुअल मैच्योरिटी पे देखो स्पॉट रेट ये हो गई, अगर आपको कहीं पे काम में आती है, एक्चुअल डीलर से आप एक्चुअल बाइंग सेलिंग करेंगे ना करेंसी की, वो इस पे करेंगे। और करेंसी फ्यूचर की रेट जिसे प्रॉफिट लॉस ऑन फ्यूचर निकालते हैं वो ये हो गई मैच्योरिटी पे, आप कैलकुलेट कर लीजिए, पूरा प्रोसेस इन्होंने कर रखा है। आप जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो लगा के सॉल्व करिएगा, आपका आंसर पूरा आ जाएगा एज इट इज। करेंसी फ्यूचर के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। इसके बाद करेंसी ऑप्शन के क्वेश्चन चालू होते हैं, बता रखा है कितना पेमेंट करना है, ये रेट दे रखी है स्पॉट फॉरवर्ड की, ये मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बताया था ना जिसमें ICAI ने 180 डेज की डिपॉजिट और बोरिंग रेट दे रखी है, ये वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में इन्होंने 6 मंथ की 180 डेज की रेट ही माना है, ये याद रख लेना। और इसके बाद आपको देखो कॉल ऑप्शन बता रखा है पाउंड पर है, ये रेट है, एक्सरसाइज प्राइस बता रखी है, प्रीमियम बता रखा है। इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी लोड साइज नहीं दे रखी, 1 अज्यूम कर लोगे, यहाँ पे बता दिया, वैसे पाउंड पे ऑप्शन है पर हम पता लगा सकते थे कैसे, आपको एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस या प्रीमियम देख लो, किस पे बता रखा है $0.004, किसके अगेंस्ट होगा, दूसरी करेंसी कौन सी है क्वेश्चन में, देखो सर क्वेश्चन में दूसरी करेंसी पाउंड है, यानी ये पाउंड के अगेंस्ट होगा, यानी लोड साइज किस में होगी पाउंड में, वो असम्पशन लिखवाई थी मैंने, वो काम कर रही है सारी। फिर मैच्योरिटी पे 180 डेज बाद क्या क्या रेट हो सकती है, एक्सपेक्टेड रेट, स्पॉट रेट, यही है, तो इस पे हर एक रेट को हम स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करके एक्सपेक्टेड पेमेंट निकालते हैं, वो सेम वही चीज़ काम करेगी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये ऑप्शन के क्वेश्चन। फिर ये आर्बिट्रेज का क्वेश्चन 47, एक मार्केट में ये प्राइस चल रही है, एक में ये चल रही है, जहाँ कम है वहाँ बाय कर लो, जहाँ ज़्यादा है वहाँ सेल कर दो। ये नॉर्मल एक और क्वेश्चन 2 पॉइंट आर्बिट्रेज का। 3 पॉइंट आर्बिट्रेज का देखो 3 मार्केट है, अलग अलग प्राइस है, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, डॉलर है 1 लाख, डॉलर 1 करोड़ है, तो एक बार डॉलर से वो यहाँ पे डॉलर रुपी से GBP और GBP से USD, तो डॉलर से रुपी से GBP और GBP से USD ऐसे भी जा सकता है, या फिर डॉलर से पाउंड पे भी जा सकता है, पाउंड से रुपी पे भी और रुपी से डॉलर पे भी, कन्वर्ट करते जाओ, जिस वाले मोड पे प्रॉफिट आ रहा हो वो ले लीजिएगा। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज आपको बताया था, पहले इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस निकालो,
एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल पता करो, ठीक है, ये करा है इन्होंने, ठीक है। इसमें हाई डिफरेंशियल क्या आ रहा है, हाई डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है, यानी उस करेंसी में बोरो करो जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है, यानी यूएस में बोरो करो। यूएस में बोरो हम करेंगे 83312 क्वेश्चन में दे रखा है, ये बोरो कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कराएंगे होम करेंसी में, कन्वर्ट कराएंगे स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करा के जमा करा देंगे, इन्वेस्ट मैच्योरिटी पे विड्रॉ कर लेंगे होम करेंसी, तो ₹40 लाख आया कन्वर्ट करने पे, विद इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे आपको ये मिल जाएगा होम करेंसी पर। और इसको कन्वर्ट कराएंगे फॉरवर्ड रेट पे, फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट करते हैं ना डॉलर में, वापस जिसमें बोरो करा उसी करेंसी में वापस कन्वर्ट कर लेंगे ताकि डॉलर की बोरिंग रीपे कर सकें। डॉलर की बोरिंग रीपे करेंगे तो आप इन्होंने अमाउंट निकाला, ये रहा, डॉलर की बोरिंग रीपे इतनी करनी है, तो ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस आपका गेन है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। एक बार बस सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ, सॉल्व कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब लेक्चर में अपन कर चुके हैं, बस मैंने आपको पूरे कंसेप्ट रिवाइज कराए हैं, तो क्वेश्चन बैंक मैच करवा रहा हूँ उससे आपको। क्रॉस रेट आप इजीली निकाल सकते हैं सभी क्वेश्चंस में, वो टेक्निक मैंने आपको बताई दी है, क्रॉस रेट का टॉपिक। इसके बाद देखिए आपका टॉपिक चालू होता है क्वेश्चन बैंक में इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, सब्सिडीज़ का सरप्लस बता रखा है आपको, स्पॉट की रेट और फॉरवर्ड की रेट दे रखी है सब करेंसीज़ की, इंटरेस्ट रेट बता रखी हैं। तो बस वही पूछा कि कहाँ ये इन्वेस्ट करें, अगर सब्सिडीज़ अपनी अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट कमाएंगे, मैच्योरिटी पे पैसा आ जाएगा, उसको मैच्योरिटी पे कन्वर्ट कर लेंगे, होम करेंसी में इतना मिलेगा। और अगर इमीडिएट कैश पूलिंग फॉलो करते हैं तो इमीडिएटली सारा पैसा वो कन्वर्ट कर लेंगे होम करेंसी में, होम करेंसी का इंटरेस्ट कमाएंगे, मैच्योरिटी पे पैसा आ जाएगा। ये आपका इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था अपना वेयर टू बोरो। वेयर टू बोरो में देख लीजिए, एक इंडियन कंपनी है तो यानी इसकी होम करेंसी है रुपी। आप हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें पहले लिख लीजिए होम करेंसी कौन सी है, फॉरेन करेंसी कौन सी है, आपको क्या बाय करना है क्या सेल करना है, इस तरीके से लिख के करेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्पॉट रेट 3 मंथ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखी है। कंपनी को डॉलर में फंड्स चाहिए, यानी डॉलर में फंड्स चाहिए, होम करेंसी रुपी है, यानी फॉरेन करेंसी में फंड्स चाहिए। तो यानी फॉरेन करेंसी में तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, होम करेंसी में आपको इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए चाहिए, आपको बताना है कौन सी करेंसी में बोरोइंग करें, इंटरेस्ट रेट दे रखी है आपको। ये दूसरा पार्ट आपका जो है इस क्वेश्चन का, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड है, उसके रिवीजन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन के लिए कितने यूनिट्स लें, 100 अज्यूम कर लीजिए कि आपको $100 की नीड है। देखो फॉरेन करेंसी में जब बोरो करेंगे तो सिंपल है, फॉरेन करेंसी का प्रिंसिपल, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट, क्लियर, ये आ जाएगा फॉरेन करेंसी में पेमेंट। तो मैच्योरिटी पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय बाइंग फॉरेन करेंसी। तो डॉलर बाय करने की रेट देख लो, मैच्योरिटी 6 मंथ फॉरवर्ड की डॉलर की रेट, डॉलर बाय करूंगा मैं, महंगी से महंगे में मिलेगा, मैं कस्टमर हूँ, 36.40 से कन्वर्ट होगा, इतना पेमेंट होगा अगर मैं डॉलर में बोरो करता हूँ तो। और रुपी में बोरो करता तो इक्विवेलेंट अमाउंट पता करो, रुपी में कितना बोरो करना पड़ेगा। मुझे $100 की ज़रूरत है, फंड डॉलर में चाहिए और मेरी होम करेंसी रुपी है, तो रुपी बोरो करूंगा, डीलर से कन्वर्ट कराऊंगा, यानी रुपी बोरो करके रुपी सेल करूंगा। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सेलिंग होम करेंसी एट स्पॉट रेट। तो यानी स्पॉट पे मैं रुपी सेल करूंगा, डीलर को बोलूंगा रुपया ले लो डॉलर दे दो, क्योंकि डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी रुपी में बोरो करूंगा तो रुपया ले लो डॉलर दे दो, रुपया ले लो डॉलर दे दो, यानी डॉलर बाय करूंगा। तो महंगी से महंगी रेट 36.10 से कन्वर्ट करके $100 को 36.10 से कन्वर्ट करा दो, 3610 ये प्रिंसिपल अमाउंट रुपी में बोरो करूंगा, इक्विवेलेंट अमाउंट, रुपी का इंटरेस्ट लगा दो, रुपी में ये आउटफ्लो होगा। तो कम आउटफ्लो कहाँ हो रहा है, फॉरेन करेंसी लोन में, तो आप फॉरेन करेंसी का लोन ले लीजिए, यानी डॉलर में लोन ले लीजिए। तो ये वेयर टू बोरो के सारे क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए एलसी भी है, एलसी के चार्जेस भी है, तो फॉरेन करेंसी लोन में आएंगे, फिर वहाँ ले लीजिएगा आप। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ये देखिए वो वाला क्वेश्चन जिसमें एक्सचेंज रेट नहीं दे रखी, तो जर्मनी आपकी होम करेंसी, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जर्मनी की सब्सिडरी का डेटा दे रखा है। तो जर्मनी होम कंट्री है, तो होम कंट्री में इंटरेस्ट रेट और सर्विसिंग फ़ी ले ली, इंटरेस्ट रेट और सर्विसिंग फ़ी। और फॉरेन कंट्री में क्या किया, यूएस से लोन लेंगे तो फॉरेन कंट्री 4% की इंटरेस्ट रेट, विद होल्डिंग टैक्स 8%, यानी 4 डिवाइडेड बाई 1 - 8 ये आ गया। प्लस प्रीमियम है तो ऐड कर दो। प्रीमियम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से, इंटरेस्ट रेट अदर करेंसी, हमें किस किस के बीच का निकालना है, प्रीमियम किस में देखना है, यूएस में, यूएस से लोन लेंगे तो यूएस की रेट क्या बनाएंगे, बेस करेंसी बनाएंगे, तो यूएस की इंटरेस्ट रेट को तो बेस करेंसी बनाएंगे यूएस के लोन में। और अदर करेंसी किसको बनाएं, हमारी करेंसी क्या है, जर्मनी, हमारी तो हम जर्मनी के, तो जर्मनी हमारी अदर करेंसी बन जाएगी, ये आपका प्रीमियम आ जाएगा। ऐसे ही स्विस वाले बैंक में आप, ये स्विस बैंक है, इसका जब आपको निकालना हो तो स्विस वाला आप ले लीजिएगा, स्विस वाला ले लीजिएगा। इसमें क्या होगा, अदर करेंसी वही जर्मनी का इंटरेस्ट रेट माइनस स्विस की इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय बेस करेंसी ऑफ स्विस की, बेस करेंसी उसको बनाते हैं जिसका प्रीमियम निकालना हो, ये आ जाएगा। नेट कॉस्ट मिल जाएगी सबके केसेस में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करें, जहाँ मैच्योरिटी पे ज़्यादा पैसा मिले,
तो आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देन एक्सचेंज पोजीशन कैश पोजीशन, एक्सचेंज पोजीशन कैश पोजीशन बताया था, ये डेटा दे रखा है स्विस फ्रैंक से रिलेटेड जो बाय सेल की है। देखिए बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट आपको दे रखा है, सबसे पहले नोस्ट्रो अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है, यानी नोस्ट्रो अकाउंट का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग ओवरबोर्ड पोजीशन दे रखी है, एक्सचेंज पोजीशन वाले स्टेटमेंट के लिए दे रखी है। परचेज बिल फॉरवर्ड परचेज है, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी साफ साफ लिखा हुआ है फॉरवर्ड सेल, फॉरवर्ड परचेज कैंसिल यानी फॉरवर्ड सेल में जाएगा। रेमिटेड बाई टीटी यानी स्पोर्ट सेल, ड्राफ्ट ऑन यूरिज कैंसिल, ड्राफ्ट कैंसिल हुआ है यानी फॉरवर्ड परचेज। बस ये डेटा हो गया, इसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर जो भी अपने टॉपिक देखा था उसके क्वेश्चंस, उसका ये क्वेश्चन एक अच्छा सा है आपके पास। तो इसमें देखो मैं एक बार आपको बताता हूँ क्या क्या दे रखा है आपको। या आप लोगों को क्लास में सॉल्व करा था जब अपने कुछ डेटा लिखा था यहाँ पे। देखो इसमें आपसे पूछा गया है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बताओ पहले। तो अगर आप स्पॉट पे पेमेंट कर देते तो स्पॉट की एक्सचेंज रेट दे रखे हैं ये स्पॉट की, इस पे देख लो क्या होता है नेट इनफ्लो आउटफ्लो। और 6 मंथ बाद एक्चुअल में जब सेटलमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एयर कंडीशनर जर्मनी में, जिसका बिल यूरो 500 में बना रहे हो 2400 यूनिट, और आपको इंपोर्टेड रॉ मटेरियल भी लग रहा है डॉलर सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट का, तो वो भी पेमेंट करना है। फिक्स कॉस्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है पर यूनिट पर, वो रुपीज़ में ही आ रही है। कैश फ्लो ड्यू हो रहे हैं 6 मंथ बाद, तो स्पॉट पे ही होता है। तो ये वाली रेट से आप एक बार कन्वर्ट करके प्रॉफिट निकाल लो। आपका कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है माइनस फिक्स कॉस्ट। तो स्पॉट पे कन्वर्ट कर लेते तो प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेटलमेंट डेट वाली रेट पे जिस पे कन्वर्ट होगा एक्चुअल में, उस पर आपका क्या पेमेंट होगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, वो आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो जाएगा जो डिफरेंस आएगा। सेकंड में आपको बोल रखा है कि आपने प्राइस जो है वो 25,000 में कर दी, सामने वाले को जो बिल बनाया वो 500 यूरो की जगह 25,000 रुपीज़ का बनाया। पर रॉ मटेरियल जो मैं ब्रिंग कर रहा हूँ 800 सिंगापुर डॉलर पर यूनिट, वो तो सिंगापुर डॉलर में ही आएंगे, उनका पेमेंट तो सिंगापुर डॉलर में करना है। यानी इस बार ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है किस पे, इसकी वजह से सिंगापुर डॉलर का जो पेमेंट रॉ मटेरियल का होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्यों होगा, क्योंकि हमने सामने वाले को जो सेल्स कर रहे हैं उसका बिल हमने किस में बना दिया, रुपीज़ में, जो एग्जांपल से समझाया था, तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी होगा। इसलिए क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछिए। सेकंड पॉइंट में ट्रांजैक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर दोनों बताओ, ठीक है, दोनों का टोटल करके बता देंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक्सचेंज रेट बता रखी है, चेंज हो गई। ये कौन सी रेट है, स्पॉट पर 2 घंटे बाद, जो मैं एग्जाम्पल में आपको बताया था ना, स्पॉट पर 2 घंटे बाद चेंज हो गई, वो वाली रेट दे रखी है, स्पॉट चेंज रेट। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दे रखी है 1.5। इसका क्या मीनिंग है, आप देख लीजिए रेट में कितना डिफरेंस आया, रेट कितनी गिरी या बढ़ी। रेट के परसेंटेज में जितना डिफरेंस आएगा, रेट गिरी होगी तो डिमांड, रेट जितना परसेंटेज से डिक्रीज होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी डिमांड उतनी इंक्रीज हुई होगी। इस क्वेश्चन में आपकी रेट गिरती है तो इस वजह से डिमांड इंक्रीज होती है 17 यूनिट से। पेमेंट वही 6 मंथ बाद मिलेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट ऐसा था, सेकेंड पार्ट में आप कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांजेक्शन एक्सपोजर और आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैसे निकलेगा, स्पॉट पर अगर पेमेंट होते तो इस रेट से होते, स्पॉट की रेट चेंज होकर ये हो गई ना, और सेटलमेंट डेट की रेट यही है तो इस पे होते, 6 महीने बाद इस पे होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर कैसे निकल के आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपका निकलेगा, कैसे निकलता है, जो इंक्रीज डिक्रीज होगा यूनिट 17 यूनिट्स, उस पर जो भी आप प्रॉफिट लॉस कमाएंगे वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर का नेट कर देंगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ खास नहीं है। एक ये एनडीएफ वाला क्वेश्चन है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड का, ठीक है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, इसमें क्या होता है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड दे रखा है आपको, इससे हेजिंग करनी है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, पूरा का पूरा फ्यूचर नहीं है। मैं डीलर के पास गया, उसने बोला फॉरवर्ड नहीं है, मतलब फॉरवर्ड में हम खरीदना या बेचना जो भी करना चाहते हैं वो खरीद कर सकते हैं। पर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एनडीएफ होता है तो क्या होता है, आप एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो एक बार मैं अगर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, सोचूंगा वही खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार खरीद लूंगा ना, उसको मैच्योरिटी पे सेल भी करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पे खरीद के मुझे वापस बेचना पड़ेगा, वो नेट ऑफ करके मुझे प्रॉफिट लॉस मिलता है। इस क्वेश्चन में आपको यही होता है कि आप इस अमाउंट पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं SKW, क्योंकि SKW में आपको पेमेंट करना है, तो SKW बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड एनडीएफ। लेकिन एनडीएफ है तो एक बार खरीद के मैच्योरिटी पे बेचना पड़ेगा, बेचेंगे किस रेट पे, दूसरा जो रिवर्स ट्रांजेक्शन होगा वो किस रेट पे होगा, एनडीएफ की रेफरेंस रेट पे होता है। एनडीएफ की रेफरेंस रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी मैच्योरिटी की, इस पे होगा। तो एक तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्रॉफिट लॉस निकलता है, इस पे एक्चुअल में सेटलमेंट नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन ये, इसमें आपको ट्रांजिट पीरियड दे रखा है, तो ट्रांजिट पीरियड वाला कंसेप्ट लगा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग रेट निकल जाएगी, जो मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन है।
बस ये है आपका पूरा, ये लास्ट में एक छोटा सा मिसलेनियस क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो ये आपका पूरा फॉरेक्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है डिटेल में। पूरा फॉरेक्स अपन ने रिवाइज कर लिया है अच्छे से, जो भी कंसेप्ट थे पूरे डिटेल में आपको रिवाइज करवा दिए। क्वेश्चन जो अपन ने देखे थे वो भी एक बार मैंने फटाफट से गो थ्रू करवा दिए थोड़े बहुत, कि ऐसे ऐसे अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स अपन ने देख लिए, इनके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं बचता है फॉरेक्स में। तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू एग्ज़ाम में रिवाइज करते रहिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा रिवीजन। मुझे बताइएगा ज़रूर पता कि आपको समझ में आया, फॉरेक्स अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिएगा, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।